विजर्ड, आई कैन रिफाइन एवरीथिंग। अध्याय 11, दहाड़। रिचर्ड से कुछ ही किलोमीटर दूर एक अजीब सा दिखने वाला राक्षस जादूगर प्रशिक्षुओं के एक समूह का पीछा कर रहा था। यह क्या बकवास है, एक जादूगर प्रशिक्षु घबराहट में चिल्लाया। वह जंगल में आराम कर रहा था कि अचानक उसने देखा कि लोगों का एक समूह उसकी ओर आ रहा है, जिसके पीछे एक राक्षस भी है। क्या तुम बेवकूफ़ हो? ये वही राक्षस है जिसे अकादमी ने परीक्षा कक्ष में रखा था, एक प्रशिक्षु ने दहाड़ते हुए उत्तर दिया। वॉरक्राफ्ट प्रशिक्षु बनने से पहले ये शब्द सिर्फ एक पौराणिक शब्द था। किंवदंती के अनुसार विभिन्न आकार प्रकार के राक्षस अनेक बुरे कर्म करते हैं और अनगिनत लोगों को मार डालते हैं, लेकिन अंततः शूरवीरों द्वारा मारे जाते हैं और नायकों का शिकार बन जाते हैं। लेकिन जब ये राक्षस वास्तव में इस किंवदंती से उभरे तो लोगों को एहसास हुआ कि यह किंवदंती कितनी हास्यास्पद थी। यह मांस और खून वाला राक्षस, जिसके कंधे की ऊंचाई 2 मीटर से ज्यादा, शरीर की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा, 7 सिर और 8 पैर हैं, अपने वजन के त्वरण से ही शूरवीरों की एक टीम को मार सकता है। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह है कि इस राक्षस के 7 सिरों में से बीच वाले भेड़ के सिर को छोड़कर बाकी 6 को टांकों से सिल दिया गया था। यह अभी भी एक मानव निर्मित राक्षस है। ये सिले हुए सिर अपने बगल के शवों पर बेतहाशा दहाड़ते थे, तेजाब और आग उगलते थे और कभी कभी अपने सिर नीचे कर लेते थे। जो भी प्रशिक्षु उनके पास आते उन्हें निगल जाते। समय समय पर कुछ प्रशिक्षु मंत्र पढ़ते, लेकिन घबराहट के कारण इनमें से कुछ मंत्र अपनी सटीकता खो देते, जबकि कुछ इतने शक्तिशाली होते कि राक्षस पर केवल क्षणिक घाव ही छोड़ पाते। टूटे हुए अंग, खून, चीखें और दहाड़ें, पूरा जंगल नर्क जैसा लग रहा था। ब्लैक टावर विजार्डिंग अकादमी के केंद्रीय ब्लैक टावर में 2 जादूगर अपने सामने रखे क्रिस्टल बॉल को घूर रहे थे। क्रिस्टल बॉल 7 राक्षसी भीड़ों द्वारा तबाही मचाने के दृश्य का सीधा प्रसारण कर रही थी। उपाध्यक्ष, इस बार हमने जो जादुई जानवर छोड़े हैं वे काफ़ी प्रभावशाली हैं, है ना? ये सभी मैंने खुद बनाए हैं और गुणवत्ता की पूरी गारंटी है, एक जादूगर ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। क्रिस्टल बॉल के पास प्रवेश परीक्षा परीक्षक एरिक्स ने अपना सिर उठाया और अपना चश्मा ठीक किया। क्या ओलूडे, क्या तुमने ये चीज़ खुद बनाई है? तुम जैसा आलसी आदमी इतनी छोटी सी चीज़ कैसे बना सकता है? जो लॉर्ड नाम का जादूगर ये सुनकर स्तब्ध रह गया। तुम चुप क्यों हो? एरिक्स ने मुस्कुराते हुए कियाओ लुओडे की ओर देखा। जब तक तुम ये साबित करने के लिए सबूत पेश कर सकते हो कि यह तुम्हारे प्रशिक्षु का काम नहीं है, मैं अगले विमान युद्ध में तुम्हारा मोहरा बनूंगा। मैं 3 अंगूठी वाले जादूगर के रूप में तुम्हारा मोहरा बनूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि अगले युद्ध में तुम खूब पैसा कमाओगे। आह डीन, चलो वॉरक्राफ्ट देखते हैं। कियाओ लुओडे ने 2 बार खांसी और सहजता से विषय बदल दिया। इसी बात पर डीन ने इस साल अचानक परीक्षाओं को संशोधित करने का फैसला क्यों किया? हालांकि पिछली बार हमें नुकसान हुआ था, लेकिन हमने काफ़ी लाभ भी कमाया था। जादूगरों की भर्ती में जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डीन एरिक्स ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। हालांकि वह डीन का डिप्टी था, फिर भी वह इस मामले में डीन से असहमत था। ब्लैक टावर विजार्डिंग अकादमी के स्नातक स्तर औसत प्रतिभा की तुलना में उत्कृष्टता को प्राथमिकता देने पर आधारित थे। यह उत्कृष्ट क्षमता ब्लैक टावर विजार्डिंग अकादमी, जो 1 सदी से भी कम समय पहले स्थापित एक नई अकादमी थी, के लिए अपनी पकड़ मजबूत करने और तेजी से विकास करने की मूल रणनीति थी। लेकिन चूंकि डीन ने ऐसा किया है तो उसके अपने कारण जरूर होंगे। वह एक चौथे वलय वाला महान जादूगर है और सत्य परिषद से सीधे जानकारी प्राप्त कर सकता है। हम छोटे जादूगरों को बस चुपचाप उसकी इच्छा का पालन करना होगा। जैसे जैसे उस राक्षस की दहाड़ नजदीक आती गई, रिचर्ड की ध्यान योजना पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उम्मीद थी कि वह चांदनी में दूर क्या हो रहा है देख सकेगा, लेकिन इससे पहले कि वह ऊपर चढ़ पाता, पास ही के जंगल से एक चमकदार आग भड़क उठी। धमाका, आवाज लगभग गड़गड़ाहट जैसी थी और सैकड़ों मीटर दूर खड़े रिचर्ड की भी आंखें बंद हो गईं। लगता है किसी ने कोई शक्तिशाली जादुई वस्तु इस्तेमाल की है। उस राक्षस को हराना ही होगा। रिचर्ड पेड़ से नीचे कूद गया और ध्यान जारी रखने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज ईश्वर उसके विरुद्ध थे। पेड़ से कूदने के कुछ ही देर बाद नरक से आए भूखे भूत जैसे जानवर की दहाड़ फिर से सुनाई दी, और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके और करीब आ रहा है। मैं शांति के बारे में सोच भी नहीं सकता। रिचर्ड ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत अपने ऊपर प्रकाश शरीर मंत्र और मौन मंत्र का जाप किया। मौन मंत्र दिन में रिचर्ड के लिए ज्यादा काम का नहीं था, लेकिन रात के धुंधले उजाले में ये शून्य वलय मंत्र अदृश्यता के समान था। मंत्र का जाप करने के बाद रिचर्ड झाड़ियों में छिप गया। उसका इस स्थिति का फायदा उठाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि राक्षस किसी जादुई वस्तु से घायल हो गया था, फिर भी टूटे हुए जहाज को कुछ नुकसान जरूर हुआ था। उसे बस स्थिर कदम उठाने थे और वह प्रवेश परीक्षा जरूर पास कर लेता। जादुई वस्तु के लिए जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। धमाका 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 धमाका।
राक्षस की आवाज़ नज़दीक आती जा रही थी और भारी कदमों की आहट ने रिचर्ड को छिपने के लिए और भी दृढ़ बना दिया। लग रहा था कि वह कोई बड़ा आदमी है। अगर उसने उसे एक ही बार में नहीं मारा तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। दहाड़, एक 7 सिर वाला राक्षसी भेड़ जंगल से बाहर निकला। उसके शरीर में, जिसके पहले 7 सिर थे, अब केवल 3 सिर थे। बाकी 4 सिर ऐसे जले हुए थे मानो उन्हें किसी बम से उड़ा दिया गया हो। क्या यही राक्षस है? ये किसी प्रायोगिक विषय जैसा क्यों लग रहा है? रिचर्ड ने 7 सिर वाले राक्षसी भेड़ के सिर के नीचे लगे मोटे टांकों को देखा और उसके दिमाग में एक अनुमान कौंधा। ये राक्षस किसी जादूगर का प्रयोग हो सकता है, या किसी जादूगर के प्रशिक्षु का प्रयोग भी। अगर यह चीज़ इंसानों ने बनाई है तो क्या वह चमत्कारी भट्टी का इस्तेमाल करके इसे परिष्कृत कर सकता है और वॉरक्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया निकाल सकता है? अगर ऐसा है तो क्या वह ऐसा राक्षस भी बना सकता है? रिचर्ड के दिल में लालच की एक ज्वाला सी कौंधी, लेकिन उसकी बुद्धि ने उसे तुरंत रोक दिया। अब और परेशानी खड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले परीक्षा पास कर लो। रिचर्ड ने अपने लालच को दबा लिया और राक्षस के जाने का इंतजार करना चाहता था। लेकिन इसी समय राक्षस भेड़ के बचे हुए 3 सिरों में से एक अचानक 2 बार हिल गया। भेड़िए की सूंघने की शक्ति इंसान से लाखों गुना ज्यादा तेज होती है। मिश्रित गंधों वाले एक आदिम जंगल में भी रिचर्ड पर इंसानी गंध सूरज की तरह साफ दिखाई देती है। आउच! भेड़िया चीखा और रिचर्ड की ओर मुड़ा। हमें खोज लिया गया है। रिचर्ड का दिल बैठ गया और उसने तुरंत बर्फ के शंकु वाली अंगूठी पर लगे जादुई पत्थर की जगह एक पूरा जादुई पत्थर निकाल लिया। अंगूठी पर लगे जादुई पत्थर का केवल 5वां हिस्सा ही बचा था, क्योंकि उसके पिछले मालिक ने उसे इस्तेमाल कर लिया था और यह राक्षस ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे सिर्फ एक बर्फ के शंकु से निपटा जा सके। धमाका धमाका! 7 सिर वाली राक्षसी भेड़ इंसानी निशान देखकर तुरंत रिचर्ड की ओर दौड़ी। इंसानी मांस और खून उसके लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन और सबसे असरदार दवा थे। राक्षसी भेड़ सर पर दौड़ी। उसके खुर कटोरे जितने बड़े थे और उसकी दहाड़ बिजली जितनी तेज थी। उसके खुरों के नीचे मिट्टी, पत्थर और घास उछल रहे थे और उसकी दहाड़ से सूखी शाखाएं और पत्ते हिल रहे थे। ये पौराणिक कथाओं के 8 पैरों वाले पेगासस जैसा था, अजेय और अजेय। लेकिन एक जोरदार धमाके के साथ राक्षसी बकरी अचानक अपना संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर पड़ी। उसका विशाल शरीर किसी बुलडोजर की तरह जमीन में गड्ढा खोद रहा था। लगभग 1 मीटर लंबे और 1 हाथ जितने मोटे 2 बर्फ के कांटे उसके अगले दोनों पैरों से निकल गए। धमाका 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 धमाका! रिचर्ड ने अपने हाथों से अपनी छाती ढंक ली। एड्रेनालाइन के प्रभाव में उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था और उसकी नसों में खून तेजी से दौड़ रहा था। अगर वह 1 सेकंड भी, सिर्फ 1 सेकंड भी धीमा होता तो राक्षस भेड़ के मुंह में ही मर जाता। यह एक गंभीर रूप से घायल राक्षस था। अगर यह गंभीर रूप से घायल न होता तो रिचर्ड सोच भी नहीं सकता था कि यह राक्षस कितना भयानक होगा। रिचर्ड ने खुद को शांत किया और एक और बर्फ का कांटा फेंका, जिससे उस राक्षस भेड़ का सिर फट गया जो खड़े होने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ उस हिस्से पर जहां टांके नहीं लगे थे। राक्षस भेड़ का शरीर कुछ देर तक ऐंठता रहा और आखिरकार शांत हो गया। आखिरकार मर गया। रिचर्ड सावधानी से आगे बढ़ा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह पूरी तरह से मर चुकी है, अपना हाथ राक्षस भेड़ पर रख दिया। लेकिन नतीजे निराशाजनक रहे। चमत्कारी भट्टी ने राक्षस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या मैं गलत हूँ? रिचर्ड ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, एक पल सोचा, अपनी कमर से जादुई खंजर निकाला और राक्षस भेड़ का पेट चीर दिया। जादू की मदद से खंजर लोहे को कीचड़ की तरह चीर सकता था और रिचर्ड को पेट चीरते समय कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। जैसे ही शैतान भेड़ का पेट खुला, बदबूदार खून का एक कुंड तुरंत बह निकला। राक्षस भेड़ के शरीर के अंग और ग्रंथियां नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से सड़ रहे हैं। रिचर्ड ने गाढ़े, काले और बदबूदार खून को देखा और कठोर हृदय से वह बिना किसी परवाह के शैतान भेड़ के पेट को ढूंढने लगा। जब उसने किसी ऐसी चीज को छुआ जो अभी भी धड़क रही थी, तो चमत्कारी भट्टी आखिरकार कांप उठी। कच्चा माल, निम्न स्तरीय सिंथेटिक बीस्ट कोर। शोधन योग्य कौशल, निम्न स्तरीय सिंथेटिक बीस्ट कोर उत्पादन। शोधन खपत 15 मानसिक शक्ति। शोधन करना है या नहीं? कृत्रिम जानवर का केंद्र एक बड़े हुए न्यूरॉन जैसा दिखता है, जिसके केंद्र से कई बड़ी रक्त वाहिकाएं बाहर की ओर फैली होती हैं। जब जानवर जीवित होता है तो इन वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में भारी मात्रा में रक्त पहुंचाया जाता है और रक्त के साथ साथ जानवर के शरीर के हर कोने में ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति भी होती है। और अब ये राक्षस तेजी से सड़ रहा है, लेकिन ये केंद्र अभी भी स्वस्थ रूप से धड़क रहा है। रिचर्ड ने कृत्रिम जानवर के केंद्र को पकड़ रखा था। उसकी बाहर की ओर फैली रक्त वाहिकाएं बंद हो गई थीं और बचा हुआ रक्त उसके अंदर एक छोटा सा आंतरिक संचार शुरू कर रहा था। रिचर्ड को ये किसी अंग से ज्यादा किसी विशेष परजीवी जैसा लगा। नहीं, रिचर्ड ने अपना निर्णय ले लिया। पिछली बार शोधन के दौरान बेहोश होने के बाद रिचर्ड ने सबक सीखा और भविष्य में शोधन किसी सुरक्षित स्थान पर करने का निश्चय किया।
इसके अलावा इस महत्वपूर्ण मोड़ पर कृत्रिम जानवर का केंद्र किसी काम का नहीं है, इसलिए इसे बाद में निकालने के लिए रखने में कोई नुकसान नहीं है। मरा हुआ राक्षस कुछ ही मिनटों में हड्डियों के ढेर में बदल गया। रिचर्ड ने नाले में ढूंढा और एक थैले में लिपटा एक डंडा देखा। लगता है यह अकादमी द्वारा तैयार किया गया जादुई सामान है। रिचर्ड ने डंडे को अपने हाथ में लिया। ये लगभग आधा मीटर लंबा और लगभग 1 पाउंड वजन का था। डंडा बिल्कुल काला था और उसके सिरे पर एक गोलाकार क्रिस्टल जड़ा हुआ था जो एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का था। रिचर्ड ने अपनी मानसिक शक्ति से इसकी जांच की तो उसके मन में एक संदेश उभरा जो मानो इसे बनाने वाले ने छोड़ा हो। इस डंडे पर छोटा अग्निगोला मंत्र अंकित है जिसका रिचार्ज समय 3 मिनट है। इसमें कोई स्व रिचार्ज सर्किट नहीं है और यह हर बार एक मानक जादुई पत्थर का 1/3 हिस्सा लेता है। रिचर्ड, जिसने ये जानकारी प्राप्त की, चकित रह गया। उसने पहले कभी सूचना प्रसारित करने का ऐसा तरीका नहीं देखा था और यह बहुत अजीब लगा। छोटा अग्निगोला, प्रति मंत्र 1/3 जादुई पत्थर और इसे रिचार्ज होने में समय लगता है। रिचर्ड ने अपनी छड़ी 2 बार हिलाई। इस परीक्षा में आइस कोन रिंग की तुलना में इसकी लागत प्रभावशीलता थोड़ी कम है। लेसर फायरबॉल की शक्ति आइस कोन से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अब उसके सामने आने वाले दुश्मन वॉरक्राफ्ट को छोड़कर लगभग सभी उच्च आक्रमण और कम रक्षा वाले हैं। आइस कोन, एक ऐसा मंत्र जिसका चार्जिंग समय लगभग न के बराबर है और खपत भी कम है, वर्तमान परिवेश के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। द्वितीयक फायरबॉल मच्छर को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल करने जैसा है, लेकिन ये कुछ न होने से तो बेहतर है। कौन जाने, भविष्य में हमें राक्षसों का सामना करना पड़ सकता है। रिचर्ड ने अपना सिर हिलाया, उसे लगा कि वह थोड़ा ज्यादा लालची हो गया है। कृत्रिम जानवर के मूल को हटाने के बाद रिचर्ड ने खुद पर एक मौन मंत्र डाला। हालांकि आधी रात थी, राक्षसों का शोर काफी तेज था और हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता हो। सुरक्षित रहना हमेशा बेहतर होता है। रिचर्ड के जाने के कुछ ही देर बाद कई प्रशिक्षु जो इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे राक्षस की लाश के पास आ पहुंचे। मुझे देर हो गई है, कोई पहले पहुंच गया तो फिर मैं क्या करूं? ये सब बेकार गया। प्रशिक्षुओं ने एक दूसरे को देखा और फिर आगे चल रहे गंजे प्रशिक्षु की ओर मुड़े। गंजा प्रशिक्षु एक पल सोच ही रहा था कि कोई फैसला लेने ही वाला था कि अचानक उसने जंगल से एक लंबी आकृति को कूदते देखा। वह आदमी कम से कम 2 मीटर लंबा था, उसका हट्टा कट्टा शरीर चेन मेल से ढका हुआ था और उसकी कमर में 7-8 थैले बंधे थे। एक हाथ में उसने 2 हाथ वाली तलवार पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में उसने एक मरते हुए जादूगर प्रशिक्षु को थमा हुआ था। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है, क्योंकि तुम सब यहीं मर जाओगे। ... अगले दिन सूरज हमेशा की तरह हो गया। रिचर्ड सूखे पत्तों के ढेर से उठ खड़ा हुआ। ध्यान करने के बाद उसे ऐसा तरोताज़ा महसूस हुआ मानो उसने पूरी रात सोकर बिताई हो। लेकिन एक स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर की गारंटी नहीं देता। दिन भर की यात्रा और आधी रात के पीछा के बाद रिचर्ड का पूरा शरीर दर्द कर रहा था। लेकिन हमें अभी भी चलते रहना है। अपने दर्द से कराहते शरीर को घसीटते हुए रिचर्ड जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। पिछली रात राक्षसों के उत्पात के अपने फायदे थे। अपने शरीर पर जादुई वस्तुओं के अलावा राक्षसों ने जंगल में कुछ छोटे छोटे रास्ते भी रौंद डाले थे। इससे रिचर्ड की बहुत मेहनत बच गई। प्रकाश शरीर तकनीक की मदद से रिचर्ड ने दूसरे दिन आधी यात्रा आसानी से पूरी कर ली। जैसे जैसे वे सभा स्थल के करीब पहुंचते गए, प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ती गई। इन प्रशिक्षुओं के पास कम से कम 2 या 3 बैग थे। एक दूसरे से मिलने के बाद कुछ मानसिक रूप से अस्थिर प्रशिक्षुओं को छोड़कर ज्यादातर ने अपनी क्रिस्टल बॉल दिखाई और फिर मुड़कर चले गए। जो लोग आधी यात्रा तक जीवित रह पाते हैं उनमें से बहुत कम अच्छे लोग होते हैं। उनके हाथ में मानव जीवन होता है। जब जोखिम और लाभ समानुपातिक न हो तो बहुत कम लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं। रात में रिचर्ड सूखे पत्तों के बीच छिप गया और हमेशा की तरह ध्यान करने लगा। हालांकि इस सीमा तक पहुंचने वाले ज्यादातर लोग परीक्षण की जरूरतों को पूरा कर चुके होते हैं, लेकिन पछताने से बेहतर है कि पहले से ही सावधान रहें। रिचर्ड को दिन में यात्रा करते समय हमेशा ऐसा लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इस एहसास से वह बेचैन हो जाता था और उसके लिए ध्यान की अवस्था में आना भी मुश्किल हो जाता था। रिचर्ड से कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर कमर में 1 दर्जन बैग बांधे एक लंबा चौड़ा व्यक्ति एक पेड़ पर बैठा चुपचाप उस जगह को देख रहा था जहां रिचर्ड छिपा हुआ था। मैं पूरे दिन से उसका पीछा कर रहा हूं और वह बस भागता ही जा रहा है। जब भी मौका मिलता है लोगों से बचता है। इतना काय उस राक्षस को कैसे मार सकता है? उसने सोचा था कि जो प्रशिक्षु उस राक्षस को मार सकता है वह कम से कम एक शूरवीर तो होगा ही और एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी भी होगा। लेकिन एक दिन उसका पीछा करने के बाद यह आदमी उन बेवकूफ़ों से अलग नहीं था। क्या ये छिपा हुआ है? ... ध्यान कर रहे रिचर्ड को अचानक लगा कि उसका दिल जोर से धड़कने लगा है। हवा के टूटने की तेज आवाज़ ने उसे अनजाने में ही उससे बचने के लिए आगे की ओर झुका दिया।
धमाके के साथ रिचर्ड ने अपने बगल में अपनी बांह जितनी मोटी लकड़ी की एक भाला देखी। ये लकड़ी का भाला 1 मीटर से भी ज्यादा लंबा और नुकीला होने का अनुमान है। पेड़ के तने में घुसेड़ने के बाद भी इसका पिछला सिरा हिल रहा था। कोई हमला कर रहा है और वह एक गुरु है। रिचर्ड का दिल बैठ गया और उसने तुरंत वह आग के गोले वाली छड़ी पकड़ ली जो उसे कल मिली थी। लकड़ी से ऐसा करने के लिए व्यक्ति के पास या तो बेहद शक्तिशाली जादुई वस्तुएं होनी चाहिए या वह एक प्रतिभाशाली शूरवीर होना चाहिए। रिचर्ड को उम्मीद थी कि वह पहला वाला ही होगा, क्योंकि दूसरे वाले के पास जादुई वस्तुएं और शूरवीर जैसी ताकत दोनों होने की संभावना थी। उसने चकमा दे दिया, लगता है वह काफी कुशल है। कुछ ही दूर से एक आवाज आई। रिचर्ड ने मुड़कर देखा तो एक लंबा चौड़ा व्यक्ति जंगल से बाहर आ रहा था, जिसके हाथ में दोमुही तलवार थी और कमर में 1 दर्जन थैले बंधे थे। 1 दर्जन से ज्यादा थैले, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा सामना किसी पागल से हो गया हो। रिचर्ड ने अनजाने में छड़ी पकड़े हुए हाथ पर जोर लगाया। इस परीक्षा में, जहां उसे पास होने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को मारना था, उसने 1 दर्जन से ज्यादा प्रशिक्षुओं को मार डाला और उनके थैलों को ट्रॉफी की तरह अपनी कमर में लटका लिया। यह आदमी जाहिर तौर पर एक पागल है और एक बहुत ही शक्तिशाली पागल। मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं नॉर्टन साम्राज्य से सबन शावेज हूँ, वह लंबा व्यक्ति चिल्लाया। आपका नाम क्या है, महोदय? रिचर्ड ने जंगल में से आती चांदनी का फायदा उठाकर उस आदमी का चेहरा साफ देखा। उसके बाल लाल थे, आंखें त्रिकोणीय थीं, नाक ऊंची थी और नाक से आंखों के कोनों तक एक निशान था। वह अपनी बड़ी तलवार कंधे पर लटकाए हुए था। हालांकि उसके शरीर पर लगी चेन मेल कई जगहों से क्षतिग्रस्त थी, फिर भी उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था। यह एक मास्टर है, शायद कोई शूरवीर, रिचर्ड ने फैसला किया। कोई जवाब नहीं। कुछ देर इंतजार करने के बाद और ये देखकर कि रिचर्ड ने अपनी पहचान नहीं बताई, सबन ने बेबसी से कंधे उचका दिए और अगले ही पल वह एक बड़ी तलवार लेकर रिचर्ड की ओर दौड़ा। जो लोग हमें अपना नाम भी नहीं बताते, उन्हें मर जाना चाहिए। रिचर्ड ने सबन को ठंडेपन से देखा और उसके हाथ में मौजूद डंडे में लाल रोशनी चमक उठी। बेवकूफ, मेरा आग का गोला ले लो। नॉर्टन साम्राज्य के प्रतिभाशाली शूरवीर सबन शावेज ने 14 साल की उम्र में सर्वोच्च शूरवीरता प्राप्त की थी। नॉर्टन साम्राज्य के अनगिनत युवक उसे अपना आदर्श मानते थे और अनगिनत युवतियां उस पर फिदा थीं। लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वियों के अलावा किसी को नहीं पता था कि यह होनहार शूरवीर असल में एक पागल था। सबन को लड़ना और मारना बहुत पसंद है। ब्लेड से मांसपेशियों और त्वचा को चीरने का एहसास उसे मदहोश कर देता है और दुश्मन जितना मजबूत होता है, ब्लेड से मिलने वाला आनंद उतना ही ज्यादा गहरा होता है। जब सबन को जादूगर का प्रशिक्षु चुना गया तो नॉर्टन साम्राज्य के राजा ने उसके लिए विनती करना चाहा, इस उम्मीद में कि जादूगर इस प्रतिभाशाली शूरवीर को अपने पास रख लेगा। सबन ने ये सब अस्वीकार कर दिया। उसके लिए जादूगरों की शक्ति उसे मोहित करती थी। अगर वह किसी जादूगर को ब्लेड से मार सकता तो यह आनंद उसे स्वर्ग तक पहुंचा सकता था। इसलिए सबन एक जादूगर प्रशिक्षु बन गया और प्रवेश परीक्षा दी। एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी, कानूनी हत्या, ये सब उसके लिए स्वर्ग जैसा था। इसलिए जब उसने एक ऐसे प्रशिक्षु को देखा जो राक्षसों को मार सकता था तो वह बेहद उत्साहित हो गया। वह इसी के पीछे है। तभी उसके सामने आग की एक चकाचौंध कर देने वाली चमक दिखाई दी। रिचर्ड के हाथ से एक नारंगी लाल उल्कापिंड उड़कर सीधे सबन की ओर बढ़ा। सबन को इस आग के गोले में एक अभूतपूर्व भय का अनुभव हुआ, जो वॉरक्राफ्ट को देखने से भी कहीं ज्यादा था। ये कैसा जादू है? सबन के पास सोचने का समय नहीं था और वह अवचेतन रूप से बचना चाहता था, लेकिन जब वह आग के गोले के पास से गुजरा, आग का गोला फट गया। धमाका! भीषण लपटों ने सबन के सारे कपड़े राख में बदल दिए। चेन मेल, जो मूल रूप से रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लाल गर्म लोहे में बदल गया, जिससे सबन के शरीर पर काले निशान पड़ गए। विशाल हवा की लहर ने सबन को तुरंत उड़ा दिया। उसे प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि उसका शरीर तोप के गोले की तरह उड़ गया और उसके हाथ में मौजूद तलवार भी उसके हाथ से छूट गई। आग के गोले के दूसरी ओर रिचर्ड चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसके सामने एक पारदर्शी अवरोध विस्फोट के बाद के प्रभाव को रोक रहा था। 0 स्तरीय मंत्र, बल अवरोध। ये छोटा अग्निगोल मंत्र है। क्या पहले स्तरीय जादू और 0 स्तरीय जादू के बीच का अंतर इतना बड़ा है? रिचर्ड ने सबन के बगल में 3 मीटर व्यास और आधा मीटर गहरे बड़े गड्ढे की ओर देखा और उसके मन में एक झटका सा लगा। इस मंत्र की शक्ति लगभग तोप के गोले जितनी प्रबल है। ऐसा मंत्र लेने के बाद उस व्यक्ति को मर जाना चाहिए था। रिचर्ड ने जंगल में देखा और अचानक जंगल से एक दहाड़ सुनाई दी। बेवकूफ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैंने जंगल से एक काली आकृति को भागते हुए देखा। वह लंबा और जला हुआ शरीर सबन का था, जो अभी अभी उड़ा था। उसे एक दूसरे अग्निगोल से मारा गया था, लेकिन वह अभी मरा नहीं था। रिचर्ड कुछ कदम पीछे हटा और सबन को रोकने की कोशिश में अपने हाथों से 2 जादुई मिसाइलें दागी, लेकिन जंगल से बाहर भागने के बाद सबन ने उसका पीछा करना जारी नहीं रखा।
उसने रिचर्ड की जादुई मिसाइलों को बगल में मुड़कर चकमा दिया। ज्यादा सोचे बिना रिचर्ड ने तुरंत आइसकोन तकनीक का इस्तेमाल करके सबन को दिल खोल देने वाला वार करना चाहा, लेकिन आइसकोन तकनीक इस्तेमाल होने से पहले ही सबन के इस बदलाव ने रिचर्ड को चौंका दिया। सबन के मुंह और नाक से सफ़ेद हवा निकलती दिखाई दी और उसकी पहले से झुलसी हुई त्वचा पर सुनहरे बालों की एक परत उगाई थी। सुनहरे बाल लंबे होते गए और सबन का शरीर थोड़ा बड़ा हो गया, मानो फूल गया हो। हे भगवान, ये जानवर का रूपांतरण है। सबन के रूपांतरण को देखकर रिचर्ड को तुरंत प्लांटाजेनेट की कहानियों के उस महान शूरवीर की याद आ गई। क्या ये पागल किसी महान शूरवीर का वंशज हो सकता है? रिचर्ड ने अपना हाथ उठाया और सबन को मारने के लिए एक आइस कोन फेंका, लेकिन सबन ने अपना हाथ हिलाया और आइस कोन का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। यह एक मुश्किल स्थिति है। हमने इसे एक बार में हल नहीं किया है। रिचर्ड ने चुपचाप जादुई खंजर हाथ में थाम लिया। अभी अभी उसके प्रदर्शन को देखते हुए यह पागल जरूर कोई करीबी लड़ाका होगा। तुम पहले हो जो मुझे पौराणिक वंश का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकते हो। सबन ने अपना शरीर हिलाया और झुलसी हुई त्वचा टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ी। पौराणिक वंश के प्रभाव से नई त्वचा पर सुनहरे बालों की एक परत भी उगाई। रिचर्ड ने शांति से फायरबॉल वैन का चार्जिंग समय देखा। अभी भी 2 मिनट का चार्जिंग समय बाकी है। ये थोड़ा परेशान करने वाला है। अपना रूपांतरण पूरा करने के बाद सबन ने अपनी चेन मेल फाड़ दी, जिससे उसकी बाहों पर सिर्फ आर्मबैंड रह गए। उसकी मांसपेशियां तेजी से फैल रही थीं और जो कवच कभी उस पर फिट बैठता था वह अब उसके लिए एक बाधा बन गया था। पौराणिक वंश, क्या ये हो सकता है कि तुम किसी पौराणिक शूरवीर के वंशज हो? रिचर्ड कुछ शब्दों के साथ समय को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता था। जब तक आग का गोला पूरी तरह से चार्ज होता, उसके सामने खड़ा ये क्रूर पागल, भले ही वह एक महान शूरवीर ही क्यों न हो, कोयले में बदल जाता। रिचर्ड उसके रूप रंग से मूर्ख नहीं बना। तोप के गोले जैसी दिखने वाली दूसरी आग के गोले की तकनीक से पागल के आंतरिक अंग जरूर गंभीर रूप से घायल हो गए होंगे। बाहरी चोटों की तुलना में आंतरिक चोटों से उबरना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अगर उसे एक और आग का गोला लग जाए तो यह पागल निश्चित रूप से मौके पर ही मर जाएगा। लेकिन सबन अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। सबन, जिसने अपने महान वंश को खोल दिया है, उसे लगता है कि उसके शरीर में अनंत शक्ति का संचार हो रहा है। हालांकि वह जानता है कि यह सिर्फ एक भ्रम है, फिर भी सबन इससे कुछ हद तक मदहोश है। सच तो वैसा ही था जैसा रिचर्ड ने सोचा था। सबन की अंदरूनी चोटें उसकी बाहरी चोटों जितनी आसानी से ठीक नहीं हो पा रही थीं। यहाँ तक कि उसके महान वंश के खुलने से भी उसकी अंदरूनी चोटें और भी बदतर हो गईं। अब उसे जल्दी और निर्णायक रूप से काम करना होगा। धमाका! सबन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी गति नाटकीय रूप से बढ़ गई। पलक झपकते ही वह दर्जनों मीटर पार करके रिचर्ड के सामने आ गया। भाड़ में जाए! सबन ने एक मुक्का मारा और तेज हवा ने रिचर्ड के बाल भी उड़ा दिए। अगर यह मुक्का लग जाता तो रिचर्ड की किस्मत रीली से ज्यादा अच्छी नहीं होती। लेकिन एक भिनभिनाहट की आवाज हुई और रिचर्ड के सामने की हवा पानी की सतह की तरह लहराने लगी। सबन की मुट्ठी रिचर्ड के सामने रुक गई और आगे नहीं बढ़ सकी। बल क्षेत्र अवरोधक, यार! रिचर्ड ने उपहास किया और उसके हाथ में खंजर एक खतरनाक चाप बनाता हुआ सीधे सबन के दिल की ओर बढ़ रहा था। बर्फ के नुकीले सिरे की एक त्वरण दूरी होती है, इसलिए नज़दीकी दूरी पर इस्तेमाल करने पर यह ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता, लेकिन इस दूरी पर खंजर बिल्कुल सही होता है। अपना हमला नाकाम होते देख सबन का दिल बैठ गया और उसने पलटकर अपने बाजूबंद से खंजर को रोक दिया। दोनों टुकड़े आपस में टकराए, जिससे एक तेज आवाज़ हुई जिससे दांत दुखने लगे। जब वे अलग हुए तो सबन के बाजूबंद पर एक हल्की खरोंच दिखाई दी। कितना शक्तिशाली खंजर है, कितना मजबूत बाजूबंद है! दोनों आदमी अलग हो गए और रिचर्ड ने हमला करने का विचार पहले ही छोड़ दिया था। उसने पिछले हमले के समय और स्थान का फायदा उठाया था, लेकिन फिर भी कोई प्रगति नहीं कर पाया। सबन अब सतर्क था। अगर वह जल्दबाजी में हमला करता तो वह निश्चित रूप से एक घातक दोष प्रकट कर देता। सबन के अलग होने के बाद उसे 2 हाथ वाली महान तलवार मिली। आग के गोले से जलकर खाक होने के बाद भी तलवार का शरीर अभी भी सीधा और चिकना था। यह स्पष्ट था कि यह बाजूबंद जैसी एक असाधारण चीज थी। यह उस जमाने के महान शूरवीर की तलवार भी हो सकती है। महातलवार हाथ में लेते ही सबन की गति तुरंत बढ़ गई और उसके सुनहरे बाल बिना हवा के हिलने लगे। निहत्थे और हथियारबंद के बीच एक ऊंची दीवार है। मैंने तुम्हारा सिर काटकर उसे अपनी ट्रॉफी बनाने का फैसला किया है। तुम्हारा सिर मेरे सबसे कीमती शिकार के बगल में रखा जाएगा। सबन ने महातलवार हाथ में ली और एक अजीब सी बात कही और अगले ही पल महातलवार खंजर से टकरा गई। बल क्षेत्र अवरोध टूट गया। काट! रिचर्ड ने महातलवार को थोड़ी मुश्किल से पकड़ा। हालांकि बल क्षेत्र अवरोध ने उसे कमजोर कर दिया था, फिर भी महातलवार का बल रिचर्ड के लिए सहन करना मुश्किल था। ये तो बस पौराणिक वंश है। अतीत के महान शूरवीर कितने शक्तिशाली रहे होंगे।
जब वार विफल हो गया तो सबन ने अपनी कलाई घुमाई और अपनी 2 हाथ वाली तलवार से रिचर्ड के दूसरे बाजू पर वार कर दिया। लेकिन रिचर्ड, जिसके पास पवन कौवा तलवार का हुनर था, के लिए सबन का हुनर बच्चों के भित्तिचित्रों से अलग नहीं था। काटना। ये देखकर कि उसके दोनों वार रोक दिए गए हैं, सबन की आंखों में विचार कौंध गया। इस बच्चे के पास हुनर तो बहुत है, लेकिन ताकत की कमी है। मेरी तलवार उस अवरोध से कमज़ोर होने के बाद भी वह मुश्किल से उसका सामना कर पाएगा। अगर मैं सिर्फ ताकत से लड़ूं तो वह निश्चित रूप से उसका सामना नहीं कर पाएगा। सोच बदलने के साथ सबन की रणनीति भी बदल गई, जिसने रिचर्ड की कमजोरी पर चोट की। पल भर में रिचर्ड कदम दर कदम पीछे हट गया। पवन कौवा तलवार तकनीक का हुनर होने के बावजूद हथियार और ताकत में अपनी कमजोरी के कारण उसे प्रतिरोध करना मुश्किल लग रहा था। हा, तुम्हारा जादू कहाँ है? सबन जोर जोर से हंसा। उसकी गति और तेज होती जा रही थी, उसकी चालें दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसकी चालें सिर्फ हमले के लिए थीं, बचाव के लिए नहीं, और हर चाल किसी की जान लेने के लिए थी। रिचर्ड ने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके लाठी को रोका, लेकिन ध्यान भटकने के इस पल में सबन को खामी का पता चल गया। पल भर में तलवार बल क्षेत्र की बाधा को भेद गई, जिससे रिचर्ड की छाती पर एक उंगली जितना गहरा घाव हो गया। हिस तेज दर्द से रिचर्ड की सांस फूल गई और उसका दिमाग कुछ सुस्त हो गया। उसे वारों से जख्मी कर दिया गया था। खुशकिस्मती से सारी चोटें ऊपरी थीं। एड्रेनालाइन के प्रभाव में रिचर्ड धीरे धीरे अपने आप को ढालने लगा और उसका दिमाग साफ हो गया। 10 सेकंड बचे हैं, हमें जल्दी से दूरी बनानी होगी। रिचर्ड शांत दिख रहा था, लेकिन उसका जादू फ्रेंडली फायर को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए अगर वह बहुत पास जाता तो भी आग के गोले से उड़ जाता। रिचर्ड ने मन ही मन समय का हिसाब लगाया और फिर अचानक एक जादू कर दिया। बर्फ के शंकुओं से मिले जादुई मिसाइलों ने सबन के शरीर को तुरंत रोक दिया। उसने इस मौके का फायदा सबन से दूरी बनाने के लिए भी उठाया। अरे नहीं, वह उस जादू का इस्तेमाल करने वाला है। रिचर्ड को दूरी बनाए रखते देखकर सबन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। आग के गोले से उड़ जाने का डर उसके दिल में उमड़ पड़ा, जिससे वह अवचेतन रूप से भाग जाना चाहता था। हालांकि वह तेज था, लेकिन जादू उससे भी तेज था। रिचर्ड ने अपनी छड़ी लहराई और रिचर्ड के हाथ से एक नारंगी लाल आग का गोला निकला और उल्कापिंड की तरह सबन से टकराया। उस गड़गड़ाहट के बीच नॉर्टन साम्राज्य का ये प्रतिभाशाली शूरवीर उस पोषक तत्व में बदल गया जिसने जंगल को पोषित किया, ठीक वैसे ही जैसे पिछले 4000 सालों में अनगिनत लाशें पड़ी थीं। आखिरकार हल हो गया। रिचर्ड ने अपने माथे से पसीना पोंछा। ये लड़ाई समय यात्रा के बाद से उसके लिए सबसे खतरनाक क्षण था। अगर वह शक्तिशाली हथियार आग के गोले की छड़ी न होती तो इस पागल को मारने के लिए उसके 10 हथियार भी काफी नहीं होते। जंगल में खोजबीन के बाद रिचर्ड ने सबन का बाजूबंद और तलवार इकट्ठा की। रिचर्ड को आश्चर्य हुआ कि बाजूबंद असल में जादुई वस्तुएं थीं और वे स्वतः चार्ज होने वाली वस्तुएं थीं। दूसरी ओर महान तलवार बस एक असाधारण सामग्री से बनी थी और अपने आप में कोई जादुई वस्तु नहीं थी। रिचर्ड ने चमत्कारी भट्टी का इस्तेमाल करके बाजूबंद को परिष्कृत करने की कोशिश की, लेकिन चमत्कारी भट्टी ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस परिष्करण तकनीक के पीछे असल में क्या सिद्धांत है? बैरन हेसे की महान तलवार को परिष्कृत किया जा सकता है और कृत्रिम पशुकोर को भी, लेकिन इन जादुई वस्तुओं को परिष्कृत क्यों नहीं किया जा सकता? रिचर्ड को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने सवाल को एक तरफ रख दिया और बाजूबंद के काम का अध्ययन करने लगा। रिचर्ड ने बाजूबंद अपनी बाहों पर पहना और तुरंत उसकी बाहों से उसके पूरे शरीर में एक शीतल ऊर्जा प्रवाहित हुई। इस ऊर्जा के प्रभाव से रिचर्ड के शरीर के घावों से खून बहना बंद हो गया और वे नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक होने लगे। कोई आश्चर्य नहीं कि उस पागल को एक छोटे से आग के गोले से भी नहीं मारा जा सका। पता चला कि उसके पास कितना बड़ा खजाना था। रिचर्ड ने उसकी प्रशंसा की और अचानक उसे कंगन के अंदर एक खरोंच महसूस हुई। उसे उतारने के बाद उसने पाया कि बाजूबंद के अंदर एक अतिरिक्त पार्ट था। यह क्या है? रिचर्ड ने उसे पढ़ा और पाया कि पार्ट सांस लेने के एक तरीके के बारे में था। ये बात रिचर्ड को बेहद जानी पहचानी लगी, मानो बैरन हेसे के साथ भी पहले कुछ ऐसा ही हुआ हो। छोड़ो, पहले चलते हैं। अकादमी में पहुंचने के बाद इसे समझने के लिए बहुत समय होगा। रिचर्ड ने अपना सिर हिलाया, बाजूबंद वापस अपनी बाहों में पहने और फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ा। ... परीक्षा शुरू होने के चौथे दिन कुछ शक्तिशाली प्रशिक्षु सभा स्थल पर पहुंचने लगे। केविन मेडिसी लड़खड़ाते हुए जंगल से बाहर निकले। 4 दिनों की यात्रा और संघर्ष के बाद यह महान युवा गुरु, जो न तो कोई शूरवीर था और न ही कोई औपचारिक जादूगर प्रशिक्षु, थक गया था। लड़ना, जल्दी करना, चौकन्ना रहना, भागना और अंततः सभा स्थल पर पहुंचना, ये सब करने के बाद केविन को बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि दुनिया की कोई भी कठिनाई उसे हरा नहीं सकती। ग्रिफिथ, हम यहाँ हैं, केविन चिल्लाया। उसके पीछे पीठ पर बड़ी तलवार लिए एक गोरा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था।
वह केविन का साथी था और राक्षसों से उसके बचने की कुंजी था। ग्रिफिथ नाम के इस आदमी ने अकेले ही उस राक्षस जैसे राक्षस को मार गिराया। ग्रिफिथ ने सिर हिलाया। ग्रिफिथ ने अपनी पहचान नहीं बताई, लेकिन उसके स्वभाव और ताकत को देखते हुए केविन ने अंदाजा लगाया कि वह किसी मठ में तपस्वी होगा। सभा स्थल पर पहुंचते ही केविन जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत आराम से बैठ गया। सभा स्थल एक सुरक्षित क्षेत्र है और यहां पहुंचने का मतलब है कि वह सुरक्षित है। केविन ने आवाज सुनकर ऊपर देखा और देखा कि एक दुबली पतली आकृति पीठ पर एक बड़ी तलवार और हाथ में एक डंडा लिए प्रशिक्षुओं के एक समूह से निकल रही है। रिचर्ड। केविन ये देखकर चौंक गया कि वह कौन था। रिचर्ड की अस्त व्यस्तता की तुलना में, हालांकि रिचर्ड के कपड़े थोड़े फटे हुए लग रहे थे, वह ऊर्जा और उत्साह से भरपूर था। उसकी तुलना में रिचर्ड ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसने अभी अभी जिंदगी मौत की परीक्षा ली हो। लगता है सच में तुम ही हो। रिचर्ड केविन के पास गया और मुस्कुराते हुए उसे ऊपर खींच लिया। केविन पर अब भी उसका एक जादुई पत्थर बकाया है। लगता है मेरा फैसला सही था। तुम्हें जीतना सही था। अफसोस है कि कुछ भी काम नहीं आया। केविन ने रिचर्ड से व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। जादूगर के शब्दों ने जिस गठबंधन को बनाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वह मजाक में बदल गया। जब तक हम जिंदा हैं, क्या यही काफ़ी नहीं है? जल्दी करो और जादूगर को ढूंढो और रजिस्टर करो। सभा स्थल पर एक टेलीपोर्टेशन एरे है जो हर 100 लोगों पर एक बार सक्रिय होता है। तुम्हारे दोस्त को मिलाकर सभा स्थल पर पहले से ही लगभग 100 लोग मौजूद हैं। बोलते हुए रिचर्ड ने आंखें सिकुड़ी और केविन के पीछे खड़े हटे कट्टे आदमी को देखा। गोरा हट्टा कट्टा आदमी उसके आने के बाद से ही उसे घूर रहा था। मेरे दोस्त, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? ग्रिफिथ ने रिचर्ड को थोड़ा झुककर कहा। लगता है सबन तुम्हारे हाथों मारा गया। क्या तुम इस तलवार के मालिक को जानते हो? रिचर्ड ने उस हट्टे कट्टे आदमी की आंखों में देखा। यह हट्टा कट्टा आदमी कम से कम एक शूरवीर तो था ही, और उसकी आभा देखकर लगता था कि उसने एक जादुई चक्र भी स्थापित कर रखा था जिससे वह एक द्विसाधना योद्धा बन गया था। मैं तुम्हें परिचय करा दूं, ये ग्रिफिथ है, दूसरे महाद्वीप का एक प्रतिभाशाली शूरवीर। ये देखकर केविन उन दोनों के बीच आ गया। उसने गौर से देखा कि माहौल में कुछ गड़बड़ है। मैं उसे जानता हूँ। नॉर्टन साम्राज्य में वह हमेशा मुझे मारना चाहता था। ग्रिफिथ ने आह भरी, उसमें बहुत प्रतिभा थी। कितना अफसोस की बात है। ये देखकर कि वह बदला नहीं लेना चाहता, रिचर्ड ने कुछ और नहीं कहा। केविन और ग्रिफिथ के चेक इन करने के बाद जादूगर ने टेलीपोर्ट करने का आदेश दिया। टेलीपोर्टेशन के लिए तैयार हो जाओ। जिन प्रशिक्षुओं को टेलीपोर्टेशन एरे के कारण चक्कर आ रहे हैं, उन्हें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। 3, 2, 1 टेलीपोर्ट। एक पल में वह जगह रोशनी से जगमगा उठी और टेलीपोर्टेशन के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले अव्यवस्थित रंगखंड रिचर्ड के सामने फिर से प्रकट हो गए। जब उसकी दृष्टि सामान्य हुई तो उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगा। ये है, रिचर्ड बुदबुदाया। उसके सामने एक विशाल मीनार खड़ी थी जिसे केवल भव्य ही कहा जा सकता था। उसकी ऊंचाई जहां तक नजर जाती थी फैली हुई थी, मानो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती हुई देवताओं के निवास तक पहुंचती हो। इस मीनार के ऊपर अनगिनत उभरी हुई आकृतियां चमक रही थीं, मानो आत्माएं उसमें कैद हों। इसके कोनों पर गारगोरल खड़े थे, उनके नुकीले दांत निकले हुए थे, उनके हाव भाव भयंकर थे, मानो वे अभी जिंदा होने वाले हों। यह सेंट्रल ब्लैक टावर है। यह मूल रूप से डीन का जादूगर टावर था और केवल जादूगरों को ही अंदर जाने की अनुमति थी। बाद में जब अकादमी की स्थापना हुई तो डीन ने पहली 50 मंजिलों को अकादमी के शिक्षण क्षेत्र के रूप में खोल दिया। रिचर्ड आवाज के स्रोत की ओर मुड़ा। यह एक उल्लू था जिसका आकार 2 गुना बढ़ा कर दिया गया था। उल्लू मानव भाषा में बोल रहा था और अपने पंजों में एक बड़ा थैला पकड़े हुए था। बच्चों, मैं कॉलेज का पर्यवेक्षक और आपका मार्गदर्शक भी हूँ। मैं ये देखने के लिए जिम्मेदार हूँ कि आप स्कूल के नियमों का पालन करते हैं या नहीं। ये कहकर उल्लू ने जेब जमीन पर फेंक दी और बड़ी जेब छोटी जेबों से भर गई। अब अपना सामान उठाओ और मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हें अकादमी घुमाता हूँ। ब्लैक टावर विजार्डिंग अकादमी की संरचना बहुत सरल है। केंद्रीय ब्लैक टावर, जहां कक्षाएं आयोजित की जाती हैं, के अलावा ये केवल 3 क्षेत्रों में विभाजित है: प्रायोगिक क्षेत्र, रहने का क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र। तीनों क्षेत्रों में सबसे बड़ा प्रायोगिक क्षेत्र वह है जहां जादूगर और उनके प्रशिक्षु खतरनाक प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर व्यावसायिक क्षेत्र में प्रायोगिक सामग्री, मंत्र जादू की सामग्री और जादुई सामान बेचे जाते हैं। परिसर में जादूगरों द्वारा संचालित दुकानों के अलावा स्कूल के बाहर स्थित विजार्डिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स और परिसर में जादूगर प्रशिक्षुओं की भी दुकानें हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में सामान्य मुद्रा अकादमी द्वारा जारी किया गया अकादमी सिक्का है, लेकिन जादुई पत्थर भी स्वीकार किए जाते हैं। अकादमी सिक्के का मूल्य जादुई पत्थर से जुड़ा होता है और एक जादुई पत्थर को 100 अकादमी सिक्कों से बदला जा सकता है। अंत में रहने के कमरे हैं जो प्रशिक्षुओं की दैनिक जरूरतों को पूरा करते हैं।
कपड़ों की दुकानें, रेस्टोरेंट और यहाँ तक कि घोड़ा गाड़ी की दुकानें भी रहने के कमरों में पाई जा सकती हैं। रहने के क्वार्टर में काले टावर बिखरे हुए हैं और हर जादूगर प्रशिक्षु का अपना कमरा है, बिना किराए के। रिचर्ड पूरे दिन उल्लू के पीछे पीछे घूमता रहा और आखिरकार पूरी अकादमी का चक्कर लगा लिया। दिन के अंत में रिचर्ड ने नए प्रशिक्षुओं के बीच एली को देखा। अरे रिचर्ड, तुम तो पास हो गए। एली काफी अस्त व्यस्त लग रही थी, उसके कभी खूबसूरत सुनहरे बाल आग की लपटों में जल गए थे और उसके माथे पर एक जला हुआ निशान था। उसके कपड़े भी फटे हुए थे, लेकिन रिचर्ड की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। जंगल में चलते समय शाखाओं और कांटों का कपड़ों पर खरोंच लगना आम बात है। सौभाग्य से मैं तुमसे थोड़ा आगे हूँ। हालांकि हम एक दूसरे को कुछ ही दिनों से देखे हैं, लेकिन इस अनजान कॉलेज में पुराने दोस्तों को देखकर हमेशा खुशी होती है। जैसे जैसे आसमान में अंधेरा छा रहा था, कॉलेज की सड़क के किनारे जमीन से सिन्हपर्णी जैसे पौधे उगाए। सिन्हपर्णी एक चमकदार लेकिन कोमल रोशनी बिखेर रही थी, जो सड़क को स्ट्रीट लाइट की तरह रोशन कर रही थी। रात की रोशनी वाले सिन्हपर्णी, दीन की विमान विजय की ट्रॉफियां, अकादमी में आमतौर पर स्ट्रीट लाइट के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। रिचर्ड सड़क पर चलते हुए एली को अकादमी की सामान्य स्थिति से परिचित करा रहा था। एली के छात्रों का समूह शाम के समय पहुंचा। उल्लू को लगा कि इन छात्रों को आराम की जरूरत है, इसलिए वह उनका सामान बांटकर चला गया। बहुत सुंदर, एली ने आश्चर्य और उलझन भरी नजरों से सिन्हपर्णी को देखा। अकादमी का नज़ारा देखकर वह थोड़ी अभिभूत हो गई। क्या ये सचमुच वही अकादमी है जहां प्रवेश परीक्षा के लिए लोगों को मारना पड़ता है? ये जगह क्रॉस, हर जगह मलबे, कक्षा में ताबूतों पर बैठे छात्रों और राक्षसों जैसे भयानक चेहरों वाले शिक्षकों से भरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन याद रखना, इसे छूना नहीं। अगर इसे उकसाया गया तो यह अपने बीजों को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। बीज विस्फोट की शक्ति किसी निम्न स्तरीय अग्निगोलाकार मंत्र से कम नहीं है। रिचर्ड के शब्दों ने एली की कल्पना को तुरंत चकनाचूर कर दिया। रिचर्ड ने पास ही एक टावर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहने का क्षेत्र है। नए प्रशिक्षुओं का अपना टावर होता है, इसलिए उन्हें कमरा ढूंढने की चिंता नहीं करनी पड़ती। कॉलेज में नए छात्रों के लिए एक विशेष क्षेत्र बफर जोन के रूप में है। 3 साल कॉलेज में रहने के बाद नए छात्र उस क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे और नया घर ढूंढ लेंगे। रिचर्ड टावर की ओर जा रहा था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसके कपड़ों का कोना खींच रहा है। ओह, तो चलो अब से पड़ोसी बन जाएं। एली ने रिचर्ड के कपड़ों का कोना खींचा, उसके बाल एक तरफ गिर गए, जिससे उसका भाव छिप गया। पड़ोसी बनो। रिचर्ड को एली की प्रतिक्रिया की ज्यादा परवाह नहीं थी। लड़की का मन गर्मियों में बादलों और बारिश की तरह था, अप्रत्याशित। कोई बात नहीं, अकादमी में पुरुषों और महिलाओं में कोई खास फर्क नहीं होता। सच में, ये तो बढ़िया है। एली ने अचानक ऊपर देखा, उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य था। चलो चलें, रिचर्ड ने पास ही स्थित टावर की ओर इशारा किया। जल्दी पहुंचने का फायदा यह है कि अब और कमरे नहीं हैं। बहुत देर हो चुकी है, चलो पहले कोई कमरा ढूंढ लेते हैं जो हमें पसंद हो। अकादमी दिन की तुलना में रात में और भी ज्यादा चहल पहल वाली लग रही थी। अकेले छात्रावास जाते हुए रिचर्ड ने 7-8 उड़ान प्रशिक्षुओं को देखा। क्या जादूगर अकादमी में रात में कक्षाएं होती हैं? रिचर्ड थोड़ा उलझन में था। जब हम मीनार के सामने पहुंचे तो हमने मोटे दरवाजे पर 2 दरवाजे खटखटाने वाले और दरवाजे के ऊपर एक धातु का शेर का सिर देखा। रिचर्ड ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। धमाका धमाका, क्या तुम फिर से नए छात्रों की भर्ती कर रहे हो? दरवाजे के ऊपर धातु से तराशा हुआ एक शेर का सिर अचानक इंसानी भाषा में बोला। आह, मूर्ति बोल पड़ी। एली चिल्लाए। शेर के सिर को एली की प्रतिक्रिया की परवाह नहीं थी। बच्चों, अपनी क्रिस्टल बॉल निकालो। रिचर्ड और दूसरे आदमी ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और उल्लू के बाल की जेब से मुट्ठी भर क्रिस्टल बॉल निकाली। इस क्रिस्टल बॉल की गुणवत्ता परीक्षा में इस्तेमाल होने वाली क्रिस्टल बॉल से कहीं बेहतर है। पूरा गोला अशुद्धियों से मुक्त और चिकना व पारभासी है। जब सिंह मुख ने दोनों लोगों को क्रिस्टल बॉल निकालते देखा तो उसकी आंखों से एक लाल रोशनी निकली और क्रिस्टल बॉल में प्रवेश कर गई। दोनों लोगों की पहचान की पुष्टि करने के बाद नीचे का दरवाजा अचानक खुल गया। प्रशिक्षु रिचर्ड, प्रशिक्षु एली, लिविंग टावर 012 में आपका स्वागत है। टावर में प्रवेश करते ही पहली मंजिल खाली थी, मानो कोई हॉल हो। जमीन पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी, जिससे साफ जाहिर था कि बहुत समय से टावर में कोई नहीं आया था। सीढ़ियां चढ़ने पर दूसरी मंजिल का दृश्य पहली मंजिल से बहुत अलग था। एक रास्ता जो पूरी मंजिल को 2 हिस्सों में बांटता है। रिचर्ड को एक धूप वाला कमरा मिला और एली उसके बगल में रहने लगी, जैसा कि सहमति हुई थी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, रिचर्ड। कमरा छोटा नहीं था, लगभग 30 वर्ग मीटर का, जिसमें एक अलग बाथरूम और सभी जरूरी फर्नीचर थे। रिचर्ड ने कमरा साफ किया और यह सुनिश्चित करने के बाद कि फर्नीचर पर कीड़े नहीं लगे हैं, अपना सारा सामान उतार दिया।
रिचर्ड ने दीवार पर बड़ी तलवार टांग दी और मेज पर कृत्रिम रूप से तैयार किया हुआ जानवर का दिल और कई जादुई चीजें व्यवस्थित कर दीं। आखिरकार रिचर्ड ने उल्लू द्वारा दी गई सारी चीजें निकाल लीं। क्रिस्टल बॉल के अलावा उसे अपनी जेब में एक काला चोगा, स्कूल के नियमों की एक प्रति, शुरुआती ध्यान विधि और 10 जादुई पत्थर भी मिले। रिचर्ड ने चोगा हाथ में लिया और चमत्कारी भट्टी, जो काफी देर से खामोश थी, अचानक कांप उठी। क्या इस चोगे का इस्तेमाल वाकई कच्चे माल के तौर पर किया जा सकता है? रिचर्ड ने आश्चर्य से चोगे को देखा। चोगे का कपड़ा रेशम का लग रहा था और उस पर जादू की हल्की सी झलक थी। रिचर्ड ने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके खोजबीन की और एक जानकारी तुरंत रिचर्ड के दिमाग में उतर गई। भाग्यशाली प्रशिक्षु, आपको मास्टर कीमियागर जोरोड द्वारा हस्तनिर्मित एक उत्कृष्ट प्रशिक्षु जादूगर वस्त्र प्राप्त हुआ है। इस वस्त्र पर बल क्षेत्र सुरक्षा, आभा आवरण निरोध और अशुद्धियों के निवारण के मंत्र अंकित हैं। इसमें एक स्व आवेशित परिपथ भी है जो इसे बदला लेने और प्रतिशोध लेने वाले निम्न स्तरीय प्रशिक्षुओं के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। रिचर्ड की आंखें 2 बार झपकीं। जो लॉर्ड नाम का एक कीमियागर थोड़ा गैर गंभीर लग रहा था, लेकिन उसने जो संदेश छोड़ा, उसने रिचर्ड को एक संदेश दिया। ये जादूगर वस्त्र एक उत्तम उत्पाद प्रतीत होता था, शायद चमत्कारी भट्टी का कच्चा माल मानक, उत्तम जादुई सामान था। हालांकि ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, रिचर्ड के पास केवल यही एक उदाहरण है और वह इस निष्कर्ष की पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन इसे परिष्कृत कर पाना निस्संदेह एक अच्छी बात है। सामग्री: प्रशिक्षु जादूगर का वस्त्र। परिष्कृत किए जा सकने वाले कौशल: मंत्र उत्कीर्णन अपूर्ण। परिष्कृत करने में लगने वाला समय: 15 मानसिक शक्ति। प्राप्त की जा सकने वाली जानकारी: बल क्षेत्र सुरक्षा मंत्र मॉडल, श्वास अवरोधन मंत्र मॉडल, शुद्धिकरण मंत्र मॉडल। परिष्कृत करने में लगने वाला समय: 5 मानसिक शक्ति। चमत्कारी भट्टी द्वारा दी गई जानकारी ने रिचर्ड को चौंका दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जादूगर वस्त्र एक ही समय में कौशल और जानकारी दोनों निकाल सकता है। एक मंत्र उत्कीर्ण करने के कौशल के लिए वास्तव में 15 मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि 3 मंत्र मॉडलों के लिए केवल 5 मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि ये तीनों मंत्र शून्य स्तरीय मंत्र हैं। रिचर्ड ने जादूगर के वस्त्र को देखा और उसे परिष्कृत करने के बारे में झिझक रहा था। ये 3 शून्य वलय मंत्र उसके किसी काम नहीं आए और कौशल निखारने के चक्कर में वह बेहोश भी हो सकता था। प्रवेश परीक्षा अभी कुछ समय दूर है और इस बीच करने के लिए कुछ खास नहीं है। रिचर्ड ने एक पल सोचा और आखिरकार अपने कौशल निखारने का फैसला किया। रिचर्ड की आंखों के सामने वही जाना पहचाना अंधेरा छा गया और वह वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मैं फिर उठा तो दोपहर हो चुकी थी। क्या तुम इतने देर से बेहोश हो? रिचर्ड ने खिड़की के बाहर चमकती धूप को देखा और धीरे से खड़ा हो गया। चमत्कारी भट्टी पर सफेद रोशनी का एक गोला ऊपर नीचे उछल रहा था और रिचर्ड उसे सोख रहा था। पल भर में रिचर्ड मानो किसी जादूगर में बदल गया हो। उसके हाथों में जादुई शक्ति रेशम के धागे जैसी थी और उसने जादूगर के वस्त्र पर एक अनजानी चीज से मंत्र लिखे। बुलाओ। रिचर्ड अचानक होश में आया और अपने हाथों को खाली आंखों से देखने लगा। जादुई नीली रोशनी उसकी उंगलियों पर टिमटिमा रही थी और फिर जादू एक रेशमी धागे में बदल गया जो रिचर्ड की उंगलियों से बाहर की ओर बढ़ता रहा और हवा में शब्दों की एक पंक्ति में बदल गया। क्या यही जादूगर का हुनर है? रिचर्ड ने अपनी जादुई शक्ति वापस ले ली। ये हुनर मानो एक नई दुनिया का द्वार खोल रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जादुई शक्ति का इस्तेमाल उसके शरीर के किसी अंग की तरह किया जा सकता है। यह अद्भुत है। यह एक अधूरा हुनर है। अगर यह पूरा होता तो कितना अद्भुत होता। रिचर्ड को एक पल में जादूगर का खौफ महसूस हुआ। ये तो जादूगर के हुनर का एक छोटा सा हिस्सा था। अगर यह सब जादूगर के हुनर होते तो रिचर्ड सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा जादूगर किस तरह का प्रतिभाशाली होता। क्या वह इन लोगों की तरह जादूगर बन सकता है? रिचर्ड ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। नहा धोकर उसने स्कूल के नियम खोले। प्रवेश परीक्षा के अनुभव ने उसे बताया कि कॉलेज द्वारा दी जाने वाली किताबों का अपना एक अलग ही उपयोग होता है। स्कूल के नियमों को शुरू से अंत तक पढ़ने के बाद रिचर्ड के चेहरे पर मौत से बच निकलने की राहत की जगह गंभीरता आ गई। स्कूल के नियम सख्त नहीं थे, बल्कि उन्हें ढीले भी कहा जा सकता था। उनमें से कई नियम प्रशिक्षुओं के बीच टकराव को रोकने के लिए बनाए गए थे। यह उसकी प्रवेश परीक्षा से बिल्कुल अलग है, लेकिन हर उपहार की एक छुपी हुई कीमत होती है। हालांकि अकादमी प्रशिक्षुओं को नियमित रूप से झगड़ों से बचाती है, लेकिन हर 10 साल में होने वाले प्रशिक्षुता मूल्यांकन के दौरान प्रशिक्षुओं को एक बार फिर प्रवेश परीक्षा जैसी ही एक मृत्यु परीक्षा से गुजरना होगा। अगर कोई प्रशिक्षु स्नातक परीक्षा तक जीवित रहना चाहता है तो उसे कम से कम 2 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर कोई प्रशिक्षु स्नातक परीक्षा तक जीवित रहता है तो उसके सामने 2 विकल्प होंगे। एक तो उतनी ही कठिन स्नातक परीक्षा में भाग लेना और जादूगर बनने की योग्यता के लिए प्रतिस्पर्धा करना, और दूसरा सीधे स्नातक होना और 30 साल की ट्यूशन फीस चुकाने के बाद अकादमी छोड़ देना।
हाँ, जादूगर अकादमी में वास्तव में ट्यूशन फीस होती है। ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा है। अगर कोई वरिष्ठ जादूगर प्रशिक्षु जादूगर नहीं बनता है तो उसे इसे चुकाने के लिए कम से कम 100 साल अकादमी में काम करना होगा। क्या इस जादूगर अकादमी के डीन उत्तरी म्यांमार से आगे की पढ़ाई करके लौटे हैं? रिचर्ड का चेहरा भारी था और उसके दिल का सुकून गायब था। स्कूल के नियमों की बातें उसे बेचैन कर रही थीं, मानो सुइयों पर बैठा हो और गले में कांटा चुभ रहा हो। रिचर्ड थोड़ा उलझन में था। आखिर यह जादूगरी अकादमी की ट्रेनिंग क्या थी? एक हत्या मशीन। स्कूल के नियमों को एक तरफ रखकर रिचर्ड नीचे गया और लान हेड से कुछ देर बात की और कॉलेज के बारे में कुछ बातें पूछीं। अकादमी का सदस्य होने के नाते लान हेड कई नियमों और विनियमों से परिचित था और उसने रिचर्ड को कई रचनात्मक सुझाव दिए। उदाहरण के लिए, अकादमी का पुस्तकालय सभी प्रशिक्षुओं के लिए खुला है और कई किताबें मुफ्त में उधार ली जा सकती हैं। अकादमी के पर्यवेक्षक मेवों और रत्नों को तरजीह देते हैं और अच्छे संबंध बनाने से छोटी मोटी गलतियों पर सजा से छूट मिल सकती है। बची हुई जादुई शक्ति वाले जादुई पत्थर को अकादमी के सिक्कों से भी बदला जा सकता है, हालांकि मोलभाव करना जरूरी है। ये बातें भले ही मामूली लगें, लेकिन अगर रिचर्ड वाकई इन्हें खुद समझना चाहता तो मुझे आश्चर्य है कि इसमें कितना समय लगता। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। मैं व्यापारिक क्षेत्र जाकर आपके लिए कुछ कीमियागर मरहम खरीदूंगा। रिचर्ड ने शेर के सिर को थोड़ा सा झुकाया, फिर मुड़कर व्यापारिक क्षेत्र की ओर चल दिया। शेर के सिर का शरीर धातु का बना है। हालांकि जादूगर ने इसे बनाते समय जंग-रोधी उपचार किया था, लेकिन ये कई सालों से हवा और बारिश के संपर्क में है और इसके शरीर पर जंग लग गया है। ये शेर के सिर के लिए बहुत असुविधाजनक है। थोड़ा सा जंग हटाने वाला कीमिया मरहम दर्द से आसानी से राहत दिला सकता है। कीमिया मरहम की कीमत ज़्यादा नहीं थी। रिचर्ड ने जंग हटाने वाले मरहम की एक बड़ी बोतल के बदले 25 कॉलेज के सिक्के खरीदे। वापस आते समय रिचर्ड ने कुछ कपड़े और चमड़े के कुछ जूते भी खरीदे। शेर के सिर पर मरहम लगाने के बाद रिचर्ड अपने कमरे में लौटा, नहाया, पौष्टिक औषधि की एक बोतल पी, नए कपड़े पहने और पुस्तकालय जाने की तैयारी की। जादूगर ज्ञान का अनुसरण और सम्मान करते हैं, इसलिए अकादमी का पुस्तकालय अकादमी में सबसे पवित्र स्थान बन जाता है। पुस्तकालयाध्यक्ष किसी भी प्रशिक्षु को जो किताबें उधार लेता है, ज्ञान का अनादर करने पर बाहर जाने के लिए कह सकता है, लेकिन अच्छे कपड़े निस्संदेह बहुत सी परेशानियों से बचा सकते हैं। रिचर्ड के पास अब बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देना जरूरी है। पुस्तकालय केंद्रीय काले टॉवर की 50वीं मंजिल पर स्थित था। रिचर्ड, जो हवा में उड़ने की क्षमता नहीं रखता था, पहली मंजिल से ऊपर आया। 50वीं मंजिल पर पहुंचते पहुंचते उसके पैर इतने थक गए थे कि उन्हें कमजोरी महसूस होने लगी थी। लाइब्रेरी के दरवाजे के सामने खड़े होकर रिचर्ड ने अपना चेहरा सीधा किया और अंदर चला गया। लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी। रिचर्ड के सामने से लेकर उसकी नज़र के आखिरी छोर तक 10 मीटर ऊंची अनगिनत किताबों की अलमारियां थीं। अचानक पीठ पर पंखों वाला एक हथेली के आकार का एल्फ अचानक रिचर्ड के सामने प्रकट हुआ। एल्फ बहुत सुंदर लग रहा था। पीठ पर पंखों के अलावा वह एक छोटी सी सुंदरता जैसा लग रहा था। एल्फ रिचर्ड के चारों ओर एक घेरा बनाकर उड़ रहा था। तुम नए छात्र हो, है ना? अपनी क्रिस्टल बॉल निकालो। ये सुनकर रिचर्ड ने अपने बैग से एक क्रिस्टल बॉल निकाली। एल्फ ने क्रिस्टल बॉल को हल्के से थपथपाया और उसमें से एक हल्की सी रोशनी चमक उठी। रिचर्ड का संदेश पाने वाला एल्फ एक प्यारे लेकिन गंभीर भाव के साथ उसके सामने तैर रहा था। नए छात्र, मैं लाइब्रेरियन हूँ, फिना। अगर तुम कोई किताब उधार लेना चाहती हो तो कृपया क्रिस्टल बॉल और किताब नंबर का इस्तेमाल करके उस पर लेबल लगा दो और मैं तुम्हारी उधारी रिकॉर्ड कर लूँगा। इसके अलावा लाइब्रेरी में लड़ाई झगड़ा, तेज़ आवाज़ें निकालना और लेविटेशन के अलावा कोई भी मंत्र इस्तेमाल करना मना है। अगर तुम नियम तोड़ोगी तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। अगर स्थिति गंभीर हुई तो मैं तुम्हें लाइब्रेरी से बाहर कर दूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। तो फिर मैं अपनी मनचाही किताबें कैसे ढूंढूं? लाइब्रेरी में ढेरों किताबें हैं। अगर कोई इंडेक्स न होता तो रिचर्ड अपनी मर्जी से भी ज़्यादा मेहनत करके अपनी मनचाही किताबें कभी नहीं ढूंढ पाता। एल्फ ने रिचर्ड की क्रिस्टल बॉल की ओर इशारा किया। मैंने वहाँ वे सारी किताबें रख दी हैं जो तुम उधार ले सकती हो। अगर तुम्हें और किताबें चाहिए तो तुम्हें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। हर बार जब कोई प्रशिक्षु एक स्तर आगे बढ़ेगा तो तुम और किताबें पढ़ पाओगी। एक बार जब तुम जादूगर बन जाओगी तो तुम लाइब्रेरी की सारी किताबें उधार ले पाओगी। रिचर्ड ने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल क्रिस्टल बॉल की जांच करने के लिए किया और किताबों की जानकारी तुरंत उसकी आंखों के सामने आ गई। और कोई सवाल? फिन्ना ने पूछा। रिचर्ड होश में आया और बोला, अरे नहीं, शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ये कहकर फिन्ना ने अपनी बाँह से हवा में चमकते पाउडर से बना एक द्वार बनाया और फिर उसमें उड़ गई। एक जादुई मंत्र। रिचर्ड ने आह भरी और विशाल पुस्तकालय में अपनी मनचाही किताबें ढूंढने लगा। जानकारी के मार्गदर्शन का पालन करते हुए रिचर्ड को जल्दी ही वह मिल गया जो वह चाहता था, जादूगरों की दुनिया का दृश्य।
उन मंत्रों की किताबों के विपरीत जिनमें जादुई पत्थरों को उधार लेने की ज़रूरत होती है, जादूगरों की दुनिया से परिचय कराने वाली यह किताब जादुई पत्थरों के बिना भी उधार ली जा सकती है, और अब रिचर्ड को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जादूगरों की दुनिया को समझने की है। पुस्तकालय में बैठने के लिए एक कोना ढूंढते हुए रिचर्ड ने जादूगरों की दुनिया के पर्दे को खोलना शुरू कर दिया। जादूगरों की दुनिया का आकार पिछले जन्म की पृथ्वी से कहीं ज़्यादा बड़ा है। इस विशाल महाद्वीप पर लगभग 1000 जादूगर अकादमियां हैं और प्रत्येक जादूगर अकादमी का डीन कम से कम चौथे स्तर का जादूगर है। सुदूर पूर्व में आंधी का क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम में विशाल रेगिस्तान, महाद्वीप के मध्य में चुंबकीय आकाश द्वीप, दुनिया के किनारे पर ऊंची बर्फ की दीवार। जैसे ही रिचर्ड ने किताब के पन्ने पलटे, एक शानदार और भव्य जादूगरों की दुनिया धीरे धीरे उसके सामने खुलती गई। लेकिन जैसे ही रिचर्ड ने देखा, उसने पाया कि जादूगर महाद्वीप के नक्शे पर अलग अलग आकार के निर्जन क्षेत्रों के टुकड़े थे। नक्शे के चिन्हों के अनुसार इन जगहों पर न केवल कोई जादूगर अकादमी थी, बल्कि आम लोग भी नहीं थे। क्या हो रहा है? रिचर्ड ने किताबों में जवाब ढूंढना शुरू किया। अंततः जादूगरों की दुनिया के इतिहास का परिचय देने वाले खंड में तर्क को जवाब मिल गया। जादूगरों की दुनिया के इतिहास को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है: अज्ञानता का प्रारंभिक काल, फिर ज्ञानोदय का चरण और अंत में वर्तमान अग्रणी चरण। बर्बरता के युग में जादूगर अकेले लड़ते थे, ज्ञान की बंजर भूमि में अपना क्षेत्र बनाते थे। इस काल में जादूगर अभी तक जादू की दुनिया के स्वामी नहीं बने थे। चाहे वे समुद्र के विशालकाय जीव हों या आकाश में उड़ने वाले ड्रैगन, वे जादूगरों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। दूसरे चरण ज्ञानोदय में जादूगरों ने एकजुट होना शुरू किया, समान विचारधारा वाले जादूगरों से जुड़े और अंततः संघों और विद्यालयों का निर्माण किया। इस काल में जादूगर परिवारों का भी उदय हुआ। जादूगरों ने आपस में विवाह किया, रक्तवंश और अनुबंधों के माध्यम से अपने संबंधों को मजबूत किया। इसी काल में जादूगरों ने ड्रैगन का स्थान लेते हुए जादू की दुनिया में भूमि के स्वामी के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया और समुद्र के विशालकाय जीवों के साथ एक समझौता किया। ज्ञानोदय के अंत तक जादूगरों द्वारा जादू की दुनिया का पूरी तरह से अन्वेषण कर लिया गया था। जादुई अंतर्धाराओं से भरे समुद्र तल और तात्विक तूफानों से भरे तात्विक ध्रुवों को छोड़कर पूरी जादू की दुनिया जादूगरों द्वारा विभाजित हो गई थी। दुनिया सीमित है, लेकिन जादूगरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस लगभग अनसुलझी समस्या का सामना करते हुए जादूगर युद्ध शुरू होता है। विभिन्न संप्रदायों के जादूगरों ने अपने जीवन के समस्त ज्ञान का उपयोग शत्रु जादूगरों को कुचलकर राख में बदलना शुरू कर दिया। शेपर संप्रदाय के तात्विक प्रवाह ने जादूगरों के टावरों को नष्ट और विघटित कर दिया। मरे हुए संप्रदाय के मरे हुए लोग समुद्र की रेत जितने असंख्य थे। आत्मा संप्रदाय ने एक के बाद एक आत्मा जंतुओं के समुद्र को बुलाया। कीमिया संप्रदाय के गोलेम दल लगातार कार्यशाला से निकलते रहे। रहस्यवादी संप्रदाय के क्रूर अभिशाप ने अनगिनत अदृश्य अभिशप्त वस्तुओं का निर्माण किया जिन्होंने लोगों को मार डाला। इस युद्ध ने जादूगर महाद्वीप की 1/3 भूमि को बंजर भूमि में बदल दिया और महाद्वीपीय द्वीप समूह का भी निर्माण किया। अंततः 5 प्रमुख गुटों के नेताओं ने युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता किया और संपूर्ण जादूगर जगत पर शासन करने के लिए सत्य परिषद का गठन किया। इन 5 नेताओं को बाद में सत्य के जादूगर के रूप में भी जाना गया। इस प्रकार जादूगर जगत अपने तीसरे चरण, अग्रणी चरण में प्रवेश कर गया। युद्ध के परिणामस्वरूप ज्ञान के अनगिनत अंश नष्ट हो गए, लेकिन कई अभूतपूर्व नई तकनीकों का भी उदय हुआ। सूक्ष्म दिशासूचक तकनीक की परिपक्वता ने जादूगरों को तैरते शहरों में दुनिया भर के अभियानों पर निकलने में सक्षम बनाया है, और विमान युद्धों के लिए जादूगरों की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। जादूगरों को पैदा करने का पिछला पारिवारिक मॉडल बहुत धीमा था। अक्सर दर्जनों जादूगरों को पैदा करने में सैकड़ों साल लग जाते थे, जो विमान युद्धों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस प्रकार जादूगर अकादमी अस्तित्व में आई। रिचर्ड ने किताब बंद कर दी। अब उसे अकादमी के क्रूर नियमों का उद्देश्य समझ में आ गया। तो सभी जादूगर अकादमियां मूलतः सैन्य अकादमियां हैं, और इन अकादमियों के सभी जादूगर विमान युद्धों के लिए ही पैदा होते हैं। तलीय युद्धों और सूक्ष्म यात्राओं ने रिचर्ड के हृदय को उत्तेजित किया। अपने पिछले जन्म में रिचर्ड तारों के प्रति आसक्त था, मनुष्यों के सामंजस्य में रहने और अनंत तारों वाले आकाश की खोज करने की कल्पना करता था। नतीजा ये हुआ कि जो चीज़ें मैंने अपने पिछले जन्म में नहीं देखी थी, उन्हें मैंने समय में यात्रा करने के बाद देखा। तुम्हें जादूगर बनना ही होगा। रिचर्ड की आंखें दृढ़ थीं। इससे पहले वह बस जीने के लिए जीता था, लेकिन अब उसका एक सपना है। जब हम पुस्तकालय से निकले तो अंधेरा हो चुका था। छात्रावास के दरवाजे के सामने उसकी मुलाकात एली से हुई। एली के बाल और जलन सब ठीक हो गए थे, और उसने एक स्लिम फिटिंग महिलाओं का पहनावा पहन लिया था। अकादमी के अंदर एक अस्पताल है। सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी छोटी मोटी बीमारियों से लेकर बड़े अंग विच्छेदन तक अकादमी का अस्पताल उनका इलाज कर सकता है।
अगर तुम मर भी गए तो वे नेक्रोमेंसर स्कूल के जादूगरों से तुम्हें नेक्रोमेंसर में बदलने के लिए कहेंगे, बशर्ते तुम्हारे पास पर्याप्त जादुई पत्थर हों। अरे रिचर्ड, क्या कर रहे हो? ताज़ी बेक की हुई ब्रेड चाहिए। एली ने रिचर्ड का स्वागत ओवन से निकली गर्मागर्म और खुशबूदार बैगेट से किया और उसे रिचर्ड को दे दी। रिचर्ड ने ब्रेड ली और ब्रेड की तेज खुशबू ने तुरंत उसके पेट को जगा दिया। बुड़बुड़ाहट, लगता है लिविंग एरिया में काफ़ी रेस्टोरेंट और बेकरी हैं। मैं अभी लाइब्रेरी गया था, तुम भी वहाँ चले जाओ। वहाँ द सीनरी ऑफ द विजार्डिंग वर्ल्ड नाम की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है। रिचर्ड ने ब्रेड खाते हुए अस्पष्ट स्वर में कहा। ठीक है, मैं कल जाकर देखूंगा। एली ने रिचर्ड की तरफ देखा और उसके गाल बिना किसी स्पष्ट कारण के लाल हो गए। जैसा कि कहावत है, कपड़े इंसान को बनाते हैं और काठी घोड़े को। रिचर्ड अब नए कपड़े पहन रहा है और उसका कुपोषित चेहरा हाल के दिनों में लगभग ठीक हो गया है। अब रिचर्ड को देखकर उसके लंबे काले बाल, सुंदर चेहरा और थोड़ा पतला शरीर उसमें साहित्यिकता का एक स्पर्श जोड़ रहे थे। ये सब एली के स्ट्राइक जोन में बिल्कुल सही बैठता है। और रिचर्ड ने हवाई जहाज पर एक खूबसूरत लड़की को बचाते हुए एक नायक की तरह काम किया। दरवाजे की दरार से दिखाई देने वाली आकृति के बारे में सोचकर एली के गालों में गर्मी आ गई। अच्छा, इतिहास वाला भाग जरूर पढ़ना। रिचर्ड ने रोटी मुंह में निगल ली और एली को एक दृढ़ नज़र से थपथपाया। एली सिहर उठी। ठीक है, मैं ज़रूर जाकर देखूंगा। कमरे में वापस आकर रिचर्ड प्रारंभिक ध्यान विधियों वाली किताब निकालने के लिए बेताब था। जादूगर बनने के लिए एक ज़रूरी शर्त मानसिक शक्ति है और ध्यान मानसिक शक्ति बढ़ाने का सबसे आम और व्यापक तरीका है। सामग्री: प्राथमिक ध्यान विधि। प्राथमिक ध्यान विधि: निकालने योग्य जानकारी। प्राथमिक ध्यान विधि। परिष्करण उपभोग: 10 मानसिक शक्ति। परिष्कृत करना है या नहीं? हाँ, रिचर्ड द्वारा मूल ध्यान विधि को परिष्कृत करने के बाद वह लगभग बेहोश हो गया, लेकिन अपनी इच्छाशक्ति पर भरोसा करते हुए उसने फिर भी मूल ध्यान विधि का उपयोग करके खुद को ध्यान करने के लिए मजबूर किया। अपनी मानसिक शक्ति पुनः प्राप्त होने के बाद रिचर्ड ने प्राथमिक ध्यान का अभ्यास शुरू किया। मूल ध्यान विधि की तुलना में प्राथमिक ध्यान विधि में 7 अधिक आध्यात्मिक रून होते हैं। हालांकि यह परिवर्तन रिचर्ड को आत्माओं के सागर में अधिक समय तक रहने की अनुमति देता है, लेकिन यह ध्यान की कठिनाई को भी 2 गुना से अधिक कर देता है। रिचर्ड कई बार असफल हुआ, लेकिन अंततः भाग्य की मदद से उसने 10 आध्यात्मिक रूनों का निर्माण पूरा कर लिया। प्राथमिक ध्यान विधि रिचर्ड को 4 घंटे तक आत्मा के सागर में रहने की अनुमति देती है, जो मूल ध्यान विधि से 2 गुना है। लेकिन इस दुगुनेपन को कम मत आंकिए। आत्मा जितनी अधिक देर तक आत्मा सागर में रहेगी, उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। हालांकि यह केवल 2 अतिरिक्त घंटे ही हैं, लेकिन मानसिक शक्ति में वृद्धि 6 घंटे के बुनियादी ध्यान से कहीं अधिक है। कम समय में कई बार ध्यान नहीं किया जा सकता, अन्यथा आत्मा आत्माओं के सागर में खो जाएगी और वापस नहीं आ पाएगी। इसलिए ध्यान करने के बाद रिचर्ड ने फिर से पुस्तकालय जाने का फैसला किया। अकादमी का पुस्तकालय दिन रात खुला रहता है और रात में भी आप कई प्रशिक्षुओं को पुस्तकालय जाते हुए देख सकते हैं। रिचर्ड को बहुत कुछ सीखना है और उसके पास समय की कमी नहीं है। प्रवेश परीक्षा जल्दी ही समाप्त हो गई। केवल 10 दिनों में परीक्षा देने आए लगभग 10,000 प्रशिक्षुओं में से आधे से ज़्यादा की मृत्यु हो गई और बाकी सभी अकादमी में प्रवेश पा गए। इस दौरान रिचर्ड ने जादूगरों की दुनिया और उसके विभिन्न अनुष्ठानों की सामान्य समझ हासिल करने के लिए पुस्तकालय में उपलब्ध निःशुल्क पुस्तकों का सहारा लिया। प्राथमिक ध्यान तकनीकों के प्रयोग से उनकी मानसिक शक्ति भी 15 से 15.1 तक सफलतापूर्वक बढ़ गई। प्रवेश परीक्षाएं समाप्त होने के साथ ही कॉलेज में निःशुल्क कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। प्रत्येक छात्र को हर महीने 4 निःशुल्क कक्षाएं मिलती हैं। 4 निःशुल्क कक्षाओं के बाद शेष कक्षाओं में भाग लेने के लिए जादुई पत्थरों की आवश्यकता होती है। अकादमी नामांकन के पहले 3 वर्षों के लिए हर महीने एक जादुई पत्थर जारी करेगी, लेकिन यदि आप और अधिक जादुई पत्थर चाहते हैं तो आपको अकादमी द्वारा जारी किए गए परिसर के कार्यों को पूरा करना होगा या प्रशिक्षुओं के साथ व्यापार करना होगा। नए प्रशिक्षुओं के लिए 3 साल की प्रवेश अवधि होती है, जिसके दौरान अकादमी उन्हें कोई अनिवार्य कार्य नहीं सौंपती। 3 साल की प्रवेश अवधि के बाद अकादमी प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन करेगी। अकादमी में बने रहने के लिए प्रशिक्षु को कम से कम एक मंत्र चिन्ह उत्कीर्ण करना होगा और 20 अंकों की मानसिक शक्ति प्राप्त करनी होगी, जिससे वह निम्न स्तरीय प्रशिक्षु बन जाएगा। अल्पविराम। धमाका धमाका धमाका। अकादमी में घंटी की भारी आवाज़ गूंज रही थी, जिससे पता चल रहा था कि सुबह के 8 बज चुके हैं। दूसरी दुनिया में भी रिचर्ड ज़ाओबा के भाग्य से बच नहीं सका। ये कक्षा कीमिया का परिचय थी, रिचर्ड की पहली कक्षा। इस समय वह सेंट्रल ब्लैक टावर की 3री मंजिल पर एक स्तरित कक्षा में बैठा था। एली उसके बगल में बैठी थी और पूरी कक्षा खचाखच भरी हुई थी। रिचर्ड, शिक्षक अभी तक क्यों नहीं आए? एली ने रिचर्ड की प्रोफाइल देखी, उसका मन विचारों से भरा हुआ था। उसे अकादमी में दाखिल हुए 6 दिन हो चुके थे, लेकिन रिचर्ड अभी भी उसके प्रति उदासीन था।
वह अपना पूरा दिन लाइब्रेरी में पढ़ता और ध्यान करता रहता था। वह रेस्टोरेंट में सिर्फ तभी जाता था जब वह उसे बुलाती थी। क्या वह इतनी बदसूरत है? शायद किसी बात ने उसे देर कर दी थी। रिचर्ड ने बिना सोचे समझे जवाब दिया और लाइब्रेरी से उधार लिए गए मंत्रों के परिचय को पलटने लगा। उसे एली के विचारों की परवाह नहीं थी। इस समय वह ज्ञान के सागर में डूबा हुआ था। मंत्रों के इस परिचय में जादूगरों के मंत्रों के वर्णन ने उसे मोहित कर लिया। तात्विक मंत्र, आत्मा मंत्र, भूत विद्या मंत्र और यहाँ तक कि श्राप मंत्र भी, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं और उपयोग थे। इस पुस्तक में युद्ध प्रणाली नामक एक अवधारणा का भी उल्लेख था। एक शक्तिशाली जादूगर के पास अपनी युद्ध प्रणाली होनी चाहिए। वे विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने सबसे बुनियादी मंत्रों और छोटे छोटे मंत्रों का सहारा लेते हैं, ताकि वे अपनी युद्ध रणनीतियां बना सकें, ताकि वे विमान युद्धों और जादूगरों की लड़ाइयों के दौरान किसी भी दुश्मन का शांति से सामना कर सकें। अगर वह एक युद्ध प्रणाली बनाना चाहता है तो उसे धप 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 धप। कक्षा के बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी और कक्षा, जो पहले थोड़ी शोरगुल वाली थी, अचानक शांत हो गई। धप। कक्षा का दरवाजा खोला गया और जादूगर की पोशाक और काले चमड़े के जूते पहने एक लंबे बालों वाली महिला कक्षा में दाखिल हुई। वह लंबी और दुबली पतली थी। उसका आकर्षक शरीर और संकरी आंखें थीं जो उसके मनमोहक शांत चेहरे पर रहस्य का एक स्पर्श जोड़ रही थीं। एक रहस्यमयी काली बिल्ली। रिचर्ड की उसके बारे में यही पहली धारणा थी। मंच तक जाते हुए उसने जल्दी से ब्लैकबोर्ड पर बड़े बड़े शब्दों की एक पंक्ति लिख दी। जादूगर क्या होता है? सभी को नमस्कार, मैं अन्ना डोसी हूँ। मैं अल्कमी स्कूल की जादूगर चोरोडे की छात्रा हूँ। ये कक्षा मूल रूप से मेरे गुरु द्वारा पढ़ाई जानी थी, लेकिन चूंकि वह जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अल्कमी प्रयोग कर रहे हैं, वह अपने निर्णायक चरण में है, इसलिए मैं ये कक्षा पढ़ा रही हूँ। अन्ना की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक अदम्य आभा थी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जादूगर क्या होता है? अन्ना ने पॉइंटर हाथ में लिया और पूरी कक्षा को देखा। वह स्पष्ट रूप से छात्रों से नीचे खड़ी थी, लेकिन उसे देखने वाले सभी को लगा कि वह उन्हें नीचे देख रही है। आप ही बताइए। अन्ना ने अपने पॉइंटर से एक प्रशिक्षु की ओर इशारा किया। अच्छा, मुझे लगता है कि जादूगर वह होता है जो जादू कर सकता है। जिस प्रशिक्षु को बुलाया गया था, वह स्पष्ट रूप से तैयार नहीं था और उसका जवाब बहुत ही औपचारिक था। बहुत बढ़िया, ये वास्तव में जादूगरों की एक विशेषता है। कोई और राय? एना ने अपना पॉइंटर हिलाकर उसे बैठने को कहा, फिर एक और की ओर इशारा किया। मुझे लगता है कि जादूगर वह होता है जो दुनिया बदलने के लिए जादू का इस्तेमाल करता है। एना ने सिर हिलाया। यह अच्छी बात है, लेकिन यह अभी भी सिर्फ दिखावा है। फिर एना ने कुछ और प्रशिक्षुओं की ओर इशारा किया, लेकिन उनके जवाब उसे स्पष्ट रूप से संतोषजनक नहीं लगे। अंत में एना का पॉइंटर रिचर्ड की ओर इशारा कर गया। प्रशिक्षु, आपके विचार से जादूगर क्या होता है? रिचर्ड ने एना की आंखों में देखा। यह महिला, जो कक्षा की शुरुआत से ही आभा से भरी हुई थी, अब उसे घूर रही थी। उसकी नज़र इतनी तेज थी कि मानो रिचर्ड में एक छेद हो गया हो। इससे पहले सभी प्रशिक्षु उसकी नज़रों से बचते रहे थे, लेकिन रिचर्ड का इरादा सीधे उसका सामना करने का था। रिचर्ड ने एक गहरी सांस ली, एना की ओर देखा और धीरे से कहा, मेरा मानना है कि जादूगर ज्ञान की खोज में पागलों का एक समूह है। मंत्र और जादू मूलतः ज्ञान की खोज के उपोत्पाद हैं। रिचर्ड के बोलने के बाद कक्षा में सन्नाटा छा गया और कक्षा के सभी प्रशिक्षु उसकी ओर देख रहे थे। उसका जवाब थोड़ा ज्यादा ही अजीब था। जादू और मंत्र जादूगरों की पहचान थे और वे अपनी जीविका चलाने के लिए जिन क्षमताओं पर निर्भर करते थे, ये उपोत्पाद कैसे हो सकते हैं? बहुत बढ़िया। एना ने रिचर्ड को बैठने का इशारा किया और फिर रिचर्ड की कही बात ब्लैकबोर्ड पर लिख दी। जादूगर ज्ञान की खोज में लगे कट्टरपंथियों का एक समूह होते हैं। ये वाक्य इस बात की कुंजी है कि आप जादूगर बन सकते हैं या नहीं। मेरे गुरु ने मुझे यही बताया था और मैं अब आपको भी यही बता रहा हूँ। एना के शब्दों ने कक्षा के सभी प्रशिक्षुओं को चौंका दिया। क्या जादूगर अकादमी में प्रवेश का उद्देश्य जादूगर बनना नहीं था? लेकिन हमें इस वाक्य को कैसे समझना चाहिए? सभी प्रशिक्षुओं के दिलों में अपनी समझ होती है। रिचर्ड ने मंच पर एना की ओर देखा। उन्होंने जो कहा वह मौलिक नहीं था, बल्कि जादू की दुनिया के शासक, सत्य की संसद के अध्यक्ष की ओर से था। जब रिचर्ड ने पहली बार यह वाक्य पढ़ा, तो उसे लगा कि अध्यक्ष कुछ हद तक वर्साए जैसा है। मैं बस ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। जादू और मंत्र तो बस मेरे ही बनाए हुए हैं, इनका जिक्र करने लायक नहीं है। लेकिन आज अन्ना ने जो कहा, उसे सुनने के बाद रिचर्ड को इस वाक्य की एक नई समझ मिली। ज्ञान की खोज में एक पागल। ज्ञान प्राप्त करना और विद्वान बनना ही काफ़ी है। कोई पागल क्यों बने? रिचर्ड ने ब्लैकबोर्ड की ओर देखा और अपने नोट्स पर एक वाक्य लिखा। शायद कट्टरपंथी ज्ञान की खोज में नहीं होते, लेकिन ज्ञान की खोज के लिए कट्टरपंथी बनना जरूरी है। अन्ना की कक्षा बहुत ही रोचक थी, जिसमें प्राचीन कीमिया कला को सरल और सुलभ तरीके से समझाया गया था।
2 घंटे की कक्षा पलक झपकते ही समाप्त हो गई, और जब समय आया तो अन्ना उसी उत्साहपूर्ण अंदाज में कक्षा से बाहर चली गईं जिस अंदाज में वह आई थीं। कीमिया, ये चीज़ चमत्कारी क्रूसिबल के साथ बहुत मेल खाती है। रिचर्ड ने ब्लैकबोर्ड की ओर देखा और अपनी ठुड्डी को छुआ। कीमिया में कई तरह की चीज़ें शामिल हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध औषधियाँ और जादुई उपकरण हैं। इनमें से औषधियों के लिए नुस्खे और गहन अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये दोनों ही बेहद महंगे हैं। यही बात जादुई उपकरणों पर भी लागू होती है, जिन्हें आमतौर पर प्रशिक्षु जादुई उपकरण कहते हैं। मंत्र मॉडल और अभ्यास सामग्री औषधि व्यंजनों और जड़ी बूटियों से ज़्यादा सस्ती नहीं है। लेकिन रिचर्ड के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। व्यापक अभ्यास की भरपाई कौशल को निखार कर की जा सकती है, और औषधि के सूत्रों और मंत्र मॉडल को भी सीधे निखारा जा सकता है। और अन्ना के अनुसार, हालांकि कीमिया पैसे जलाती है, लेकिन इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। कॉलेज के व्यावसायिक इलाके में स्थित उसकी कीमिया की दुकान उसे हर महीने लगभग 100 जादुई पत्थर लाकर देती है। और ये तब होता है जब उसके पास इसकी देखभाल करने का समय नहीं होता। लाइब्रेरी में कीमिया पर किताबें होनी चाहिए। चलो बाद में उन्हें देखते हैं। कक्षा से निकलने के बाद एली रिचर्ड को व्यावसायिक क्षेत्र में देखने ले जाना चाहती थी। व्यावसायिक क्षेत्र की समृद्धि ने मानो उसके खून में खरीदारी के प्रति प्रेम जगा दिया था। नहीं, मैं पुस्तकालय में जाकर देख लूंगा, रिचर्ड ने एली को अलविदा कहा। एली ने रिचर्ड की पीठ की ओर देखा और हताश होकर पैर पटकने लगी। मैं फिर पुस्तकालय गया, लेकिन इस बार लाइब्रेरियन फिन्ना नहीं आई। रिचर्ड क्रिस्टल बॉल में कीमिया की किताबें ढूंढ रहा था, तभी अचानक अज्ञात नामों वाली किताबों के एक समूह ने उसका ध्यान खींचा। अज्ञात, दिलचस्प। लिजाओ को वह जगह मिल गई जहां अज्ञात किताबें रखी थीं और उसने देखा कि कई प्रशिक्षु उन्हें उठा रहे थे। वरिष्ठ महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये अज्ञात नामों वाली किताबें क्या हैं? रिचर्ड ने एक युवा प्रशिक्षु की तलाश की और पूछा। ओह, कोई नया छात्र? प्रशिक्षु थोड़ा हैरान हुआ। ये किताबें कुछ जादूगरों के नोट्स हैं जो जादूगर युद्ध के दौरान मारे गए थे। ये नोट्स सिफर में लिखे गए हैं और जादूगरों के अलावा कोई भी इन्हें समझ नहीं सकता। डीन ने ये नोट्स लाइब्रेरी में ये देखने के लिए रखे थे कि क्या प्रशिक्षु संयोग से इन्हें समझ पाएगा। बोलते हुए उसने अपने आसपास मौजूद प्रशिक्षुओं की ओर इशारा किया। हम सब यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। मैं समझ गया, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। रिचर्ड का दिल जोर से धड़क रहा था जब उसे जवाब मिला। उसे अचानक एक साहसिक विचार सूझा। उसने एक नोटबुक उठाई जिसके चिन्ह जादूगरों की लिखावट से अलग थे, लेकिन रिचर्ड ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने चमत्कारी फौज का इस्तेमाल करने की कोशिश की। सामग्री: एक अज्ञात जादूगर के नोट्स। जानकारी जो निकाली जा सकती है: शारीरिक वृद्धि औषधि सूत्र। शोधन खपत 25 मानसिक शक्ति। अपर्याप्त मानसिक शक्ति। जरूर, इंसिफिटेक्स्ट को भी निकाला जा सकता है। रिचर्ड ने अपनी उत्तेजना दबाई और किताबों की अलमारी की ओर ऐसे देखा जैसे उसने कोई सोने की खान देख ली हो। उसने नोटबुक वापस अपनी जगह पर रख दी और नंबर लिख लिया। उसके पास अभी इस नोट को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त मानसिक शक्ति नहीं थी, इसलिए उसे इसे कुछ समय के लिए अलग रखना पड़ा। लेकिन इतने सारे नोट्स के साथ रिचर्ड का मानना था कि अभी भी एक ऐसा नोट्स है जिसे वह परिष्कृत कर सकता है। सामग्री: एक अज्ञात जादूगर के नोट्स। निष्कर्ष योग्य जानकारी: 132 विफलता के मामले। सामग्री: एक अज्ञात जादूगर के नोट्स। निष्कर्ष योग्य जानकारी: 342 डायरियां। सामग्री: एक अज्ञात जादूगर के नोट्स। निष्कर्ष योग्य जानकारी: 32 विदेशी प्राणियों के साथ संभोग के अनुभव। अल्पविराम। जैसे जैसे रिचर्ड चमत्कारी भट्टी के साथ अन्वेषण करता रहा, उसकी अभिव्यक्ति आनंद से थोड़ी दुविधा में बदल गई। ये जादूगर अपने नोट्स में सब कुछ क्यों लिखते हैं? रिचर्ड ने गुस्से में अपनी संभोग भावनाओं को दर्ज करने वाली नोटबुक वापस अपनी जगह पर रख दी और फिर उसका नंबर लिख दिया। अहम, ज्यादा मत सोचो। रिचर्ड को बस एलियन जीवों की शारीरिक संरचना में दिलचस्पी थी। किताबों की अलमारी में काफी देर तक ढूंढने के बाद रिचर्ड को आखिरकार एक नोटबुक मिल ही गई जिसे वह परिष्कृत कर सकता था। सामग्री: एक अनजान जादूगर के नोट्स। शोधन योग्य भाग: रक्तरेखा कीमिया सूत्र। शोधन की खपत 15 मानसिक शक्ति। शोधन करना है या नहीं? नहीं। रिचर्ड ने क्रिस्टल बॉल को किताब के नंबर के ऊपर रखा और क्रिस्टल बॉल पर एक सफ़ेद रोशनी चमकी और क्रिस्टल बॉल में एक पंक्ति दिखाई दी। प्रशिक्षु रिचर्ड ने किताब नंबर N7891 3 दिनों के लिए उधार ली है। कृपया ऋण की अवधि समाप्त होने पर उधार लेना जारी रखने के लिए पुस्तकालय में वापस आएं। ये किताब मुफ्त है और इसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। मुफ्त किताबें रिकॉर्ड की जा सकती हैं, लेकिन जिन किताबों के लिए जादुई पत्थरों की ज़रूरत होती है, उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। रिचर्ड ने अपनी ठुड्डी को छुआ। मुझे आश्चर्य है कि अकादमी सशुल्क किताबों के लीक होने से रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाती है। क्या ये कोई अभिशाप है? लेकिन रिचर्ड ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, वह नियमों का पाबंद था।
अपने नोट्स लेकर छात्रावास लौटते हुए रिचर्ड ने उनका सारांश लिखने का फैसला किया। वह फिर से बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था। देखता हूँ रक्त कीमिया पर यह किताब क्या कहती है। रिचर्ड ने सफ़ेद रोशनी को आत्मसात कर लिया और वह रक्त कीमिया की असलियत भी जानता था। दूसरे जीवों के रक्त को अपने शरीर में मिलाओ, ज़रूरत पड़ने पर क्षमताएं या ताकत हासिल करो। और यह सिर्फ एक जीव की बात नहीं है, ये रक्त कीमिया असल में कई जीवों के रक्त को एक साथ मिला सकती है, जिससे एक ऐसा प्रभाव पैदा होता है जहां एक का योग दूसरे से ज़्यादा होता है। रिचर्ड ने अपने सामने रखे नोट्स देखे और अचानक उसे सबन की याद आ गई, जिसे उसने मार डाला था। सबन की स्थिति कुछ रक्त कीमिया जैसी ही लगती है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी किंवदंतियों में वर्णित सभी महान शूरवीर रक्त कीमिया का प्रयोग करने वाले जादूगर हों? ये सोचकर रिचर्ड ने जल्दी से सबन का बाजूबंद ले लिया। बाजूबंद पर लिखी जानकारी और नोट्स में दी गई जानकारी की तुलना करने पर उसने पाया कि बाजूबंद पर दर्ज श्वास की लय नोट्स में दी गई जानकारी से काफ़ी मिलती जुलती थी। नोट्स में इस श्वास की लय को श्वास विधि कहा गया था, जिसका उपयोग रक्त कीमिया के पहले चरण में रक्त को उत्तेजित करने के लिए किया जाता था। सबन के मुंह और नाक से सफ़ेद हवा छोड़ते हुए सोचकर रिचर्ड ने अपनी जांघ पर थपथपाया। ये सच है, एक महान शूरवीर का सार रक्त कीमिया है। जिन महान शूरवीरों के बारे में कहा जाता है कि वे बेहद शक्तिशाली होते हैं और जिनमें कई विशेष क्षमताएं होती हैं, वे जादूगर या जादूगरों के प्रशिक्षुओं से ज़्यादा कुछ नहीं है जिन्होंने रक्त कीमिया का प्रयोग किया है। इस खोज ने रिचर्ड को उत्साहित कर दिया। वह अब और इंतज़ार नहीं कर सका और अपने नोट्स लेकर सीधे कॉलेज की लाइब्रेरी चला गया। कीमिया का परिचय, प्राचीन कीमिया, रक्त कीमिया के लाभ और हानि पर। कीमिया पर किताबें एक एक करके छांटी जा रही थीं और इसी समय उसके मन में एक विचार आया। वह कीमिया पर केंद्रित एक संपूर्ण युद्ध प्रणाली बनाना चाहता था। जादूगरों के पास असंख्य विधियां होती हैं और अगर इन विधियों को पत्तों के रूप में दर्शाया जाए तो प्रत्येक पत्ते का एक संगत समाधान होगा। रिचर्ड का विचार कीमिया के मूल पत्ते के आधार पर अपना खुद का डेक बनाने का था। अब वह ये निर्धारित कर रहा है कि क्या कीमिया इस कार्य को कर सकती है। जैसे जैसे वह एक के बाद एक किताबें खोलता गया, रिचर्ड कीमिया के बारे में सभी प्रकार की जानकारी ग्रहण करता गया और कीमिया के बारे में उसकी समझ और व्यापक होती गई और युद्ध प्रणाली बनाने के लिए कीमिया का उपयोग करने का उसका विचार और दृढ़ होता गया। जादुई उपकरण, जादुई औषधियाँ, रक्त कीमिया, जादुई घेरे। कीमिया न केवल कई चीज़ों को शामिल करती है, बल्कि इसकी गहराई एक युद्ध प्रणाली के मूल के रूप में भी काम करने के लिए पर्याप्त है। बाद में सभी उधार ली गई किताबें पढ़कर रिचर्ड ने राहत की सांस ली। उसके दिमाग में एक युद्ध प्रणाली की रूपरेखा आकार ले रही थी जिसमें कीमिया मुख्य थी और विभिन्न मंत्र पूरक थे। अब उसे अपने ज्ञान को बढ़ाना था और इस रूपरेखा को पूरा करना था। लेकिन उससे पहले उसे अभी एक काम पूरा करना था। वह था एक ऐसा गुरु ढूंढना जो उसे कीमिया सिखा सके। जादूगर अकादमी में प्रशिक्षुओं के लिए गुरु चुनने की कोई सख्त शर्तें नहीं हैं, वरना कई जादूगर प्रशिक्षुओं को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। ज़्यादातर जादूगरों के लिए एक प्रशिक्षु केवल एक विकर्षण होता है। रिचर्ड ने सेंट्रल ब्लैक टॉवर के शिक्षक स्तंभ में काफ़ी देर तक खोजबीन की और उन सभी शिक्षकों को छांटा जो कीमिया के लिए प्रसिद्ध थे। उन जादूगरों को हटाने के बाद जिन्होंने कई सालों से प्रशिक्षुओं को स्वीकार नहीं किया था और जिनके प्रशिक्षुओं को स्वीकार करने के लिए बेहद कठोर शर्तें थीं, जो लॉर्ड नाम के एक जादूगर ने उसका ध्यान आकर्षित किया। कीमिया स्कूल के दूसरे स्तर के जादूगर कियाओ लुओदे मुख्य रूप से शोध करते हैं कीमिया। उसने पिछले 100 सालों में 1300 प्रशिक्षुओं को स्वीकार किया है। रिचर्ड ने कियाओ लुओ के संदेश को देखा और उसे लगा कि उसने ये नाम कहीं सुना है। क्या यह अन्ना का गुरु और वह जादूगर नहीं है जिसने मेरे जादूगर के वस्त्र बनाए थे? मंच पर अन्ना की भयावह शक्ति और जादूगर के वस्त्रों से प्राप्त कौशल के बारे में सोचकर रिचर्ड ये निष्कर्ष निकाल सका कि यह जोरोड जादूगर जरूर एक गुरु होगा। मुझे देखने दो कि प्रशिक्षुओं के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। उन्हें निम्न स्तरीय प्रशिक्षु के स्तर तक पहुंचना होगा और उसके द्वारा सौंपे गए कम से कम एक कार्य को पूरा करना होगा। रिचर्ड ने अपनी ठुड्डी को छुआ। ये आवश्यकताएं वास्तव में आसान हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हर साल 100 से ज़्यादा प्रशिक्षुओं को स्वीकार कर सकता है। लेकिन चाहे ये कितना भी आसान क्यों न हो, रिचर्ड इन दोनों शर्तों में से किसी को भी पूरा नहीं करता था। निम्न स्तरीय प्रशिक्षु बनने में शायद 1 साल लगेगा। चलो पहले उसके द्वारा पोस्ट किए गए कार्यों को देखते हैं। सेंट्रल ब्लैक टॉवर की 25वीं मंजिल पर पहुंचकर यह अकादमी का मिशन जारी करने वाला हॉल है, जहां प्रशिक्षु अकादमी द्वारा जारी किए गए मिशनों को स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर सकते हैं। रिचर्ड बड़े हॉल में चला गया, जो 3 खंडों में विभाजित था। सबसे बाईं ओर अकादमी द्वारा जारी किए गए दैनिक कार्य थे। इनमें मुख्य रूप से अकादमी के उपकरणों का रखरखाव, अकादमी की परिधि में गश्त करना और अकादमी के प्रभाव क्षेत्र के भीतर शहरों और पहाड़ों का निरीक्षण करना शामिल था। ये कार्य बेहद आसान थे और बहुत कम इनाम देते थे।
हॉल के सबसे दाईं ओर परीक्षण मिशन थे, जिनमें मुख्य रूप से राक्षसों का शिकार करना और अकादमी के प्रभाव क्षेत्र में खतरनाक घटनाओं की जांच करना शामिल था। ये मिशन बेहद खतरनाक थे, लेकिन साथ ही बड़े इनाम भी देते थे। बीच में सबसे ज्यादा प्रशिक्षुओं वाला क्षेत्र अकादमी के आंतरिक जादूगरों के लिए कार्य थे। ये कार्य जड़ी बूटियां इकट्ठा करने से लेकर औषधि बनाने तक थे और मध्यम रूप से कठिन थे, कुछ जोखिम भरे थे, लेकिन साथ ही काफी फायदेमंद भी थे। रिचर्ड बीच वाले क्षेत्र में आया और अचानक उसने पाया कि उसकी क्रिस्टल बॉल अपने आप जल उठी थी। रिचर्ड ने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके खोजबीन की और पाया कि वह क्रिस्टल बॉल में जादूगरों द्वारा दिए गए सभी कार्यों को देख सकता था। ये तो कमाल है। रिचर्ड ने आह भरी और जादूगर जो रोड को ढूंढने की अपनी खोज शुरू कर दी। थोड़ी देर खोजबीन करने के बाद उसके सामने 50 ग्राम लाल पारे को परिष्कृत करने का काम आया। लाल पारा एक विस्फोटक तरल धातु है। इसे स्वीकार करने वाले प्रशिक्षुओं को अपनी शक्ति पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। निष्कर्षण पूरा होने के बाद कृपया इसे सेंट्रल ब्लैक टॉवर की 56वीं मंजिल पर जमा कर दें। इनाम 100 जादुई पत्थर हैं। रिचर्ड ने कार्य विवरण पढ़ा और मन ही मन इस चीज़ की तुलना नाइट्रोग्लिसरीन से की। लेकिन इस मिशन की कोई समय सीमा नहीं है, तो चलिए पहले इसे शुरू करते हैं। इसके अलावा चमत्कारी भट्टी पदार्थों को परिष्कृत कर सकती है, इसलिए इसके प्रभावों को परखने का यह एक अच्छा समय है। रिचर्ड काउंटर की ओर गया और एक गोर्गन चुड़ैल ने उसका स्वागत किया जो मेडुसा जैसी दिखती थी। रिचर्ड ने गोर्गन चुड़ैल के जादूगर के वस्त्र पर लगे चांदी के पंचीग्राम पर नजर डाली। ब्लैक टावर विजार्डिंग अकादमी में चांदी का पंचीग्राम एक प्रशिक्षु का चिन्ह होता है। बहन, मैं मिशन संख्या 1205 स्वीकार करना चाहती हूँ। चुड़ैल ने उसकी ओर देखा और कहा, छोटे लड़के, नए छात्र बनो। कियाओडे का मिशन स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। क्या मतलब है बहन? मास्टर कियाओलुओडे के मिशन हमेशा मुश्किल होते हैं। रिचर्ड मुस्कुराया और उसके रूप का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की। गोर्गन चुड़ैल ने रिचर्ड की तरफ देखा, उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान थी। इतना करीब आने की कोशिश मत करो। लेकिन ये कहने के बावजूद गोर्गन चुड़ैल ने रिचर्ड को जो रोड के बारे में खबर बताई। कियाओलुओडे के काम बेहद बेकार हैं। हालांकि वह हर साल सैकड़ों प्रशिक्षुओं की भर्ती करता है, फिर भी उनमें से कुछ ही उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। ये सच है। रिचर्ड चौंक गया। तो फिर उसने इतने सारे प्रशिक्षुओं की भर्ती क्यों की? मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं उसके लिए काम करने जा सकती हूँ। गोर्गन बालों वाली चुड़ैल ने अपनी उंगलियां हिलाईं। उसकी एक कीमिया कार्यशाला है और उसके द्वारा भर्ती किए गए ज्यादातर प्रशिक्षु वहीं काम करते हैं। मेरी सलाह है, अगर तुम कीमिया में ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं हो तो कियाओलुओडे के लिए काम मत करो। ये सुनकर रिचर्ड ने एक पल सोचा। अकादमी में कुछ ही जादूगर थे जो कीमिया में माहिर थे और बाकी सभी कीमियागरों के प्रशिक्षुओं के लिए बेहद कठोर शर्तें थीं। अगर उसने जो लॉर्ड को छोड़ दिया तो शायद वह कीमियागर बनने की राह पर कभी नहीं चल पाएगा। इसके अलावा इस काम की कोई समय सीमा नहीं है और इनाम भी बहुत अच्छा है। अगर तुम कियाओलुओडे को अपना गुरु नहीं भी चुनते तो भी कुछ जादुई पत्थर कमा लेना अच्छा रहेगा। तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया बहन, लेकिन मुझे लगता है कि मुझमें कीमियागिरी की कुछ प्रतिभा है। मैं यह मिशन लूंगा। गोर्गन बालों वाली जादूगरनी रिचर्ड की प्रतिक्रिया से बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। उसने वर्षों में रिचर्ड जैसे कई जादूगर देखे थे। सब मानते थे कि वे प्रतिभाशाली हैं और जादूगरों का दिल जीत सकते हैं, लेकिन अंत में कुछ ही वास्तव में सफल हो पाते थे। एक और जो सुनने से इनकार करता है। अच्छी शक्ल का क्या ही नुकसान। मुझे क्रिस्टल बॉल दे दो ताकि मैं तुम्हारी जानकारी रिकॉर्ड कर सकूं। अल्पविराम। मिशन हॉल से निकलकर रिचर्ड तुरंत व्यापारिक क्षेत्र की ओर चल पड़ा। लाल पारे को परिष्कृत करने के लिए सनस्टोन नामक कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ इतना दुर्लभ है कि रिचर्ड व्यापारिक क्षेत्र की दुकानों में काफी देर तक ढूंढने के बाद भी इसे नहीं पा सका। आखिरकार रिचर्ड को पता चला कि अन्ना कॉटेज नामक एक कीमिया की दुकान में ये पदार्थ बिकता है। अन्ना की झोपड़ी, यह अन्ना नहीं खोल सकती। रिचर्ड ने दुकान का नाम देखा और उसकी आंखें 2 बार झपक गईं। गुरु के मिशन के लिए अपने शिष्य की दुकान से सामग्री खरीदनी थी। ये जो रोड जादूगर सचमुच एक व्यापारिक प्रतिभा था। अन्ना कॉटेज में अक्सर ऐसे प्रशिक्षु आते थे जो लॉर्ड के मिशन पर जाते थे। रिचर्ड ने अपना उद्देश्य बताया तो क्लर्क ने तुरंत उसे एक थैला थमा दिया। 2 किलो सनस्टोन 50 ग्राम लाल पारा निकालने के लिए पर्याप्त। कीमत 500 अकादमी सिक्के, 5 जादुई पत्थर। इस कीमत ने रिचर्ड का दिल धड़का दिया। इनाम की तुलना में कच्चे माल की कीमत थोड़ी कम थी। धोखाधड़ी के अलावा रिचर्ड को इस धंधे के पीछे सिर्फ एक ही वजह सूझ रही थी कि लाल पारे का निष्कर्षण बहुत जल्दी विफल हो जाता था और सनस्टोन को बार बार खरीदना पड़ता था। ठीक है, ये जादुई पत्थर है। रिचर्ड ने भारी मन से थैला ले लिया। जादुई पत्थरों में 5 की कमी आई और उसके पास अभी भी 5 जादुई पत्थर बचे थे।
कमरे में लौटने के बाद रिचर्ड ने क्रिस्टल बॉल में लाल पारे के निष्कर्षण के बारे में जानकारी देखी। ये पुष्टि करने के बाद कि लाल पारे को परिष्कृत करने के लिए सनस्टोन को किसी अन्य चीज के साथ मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिचर्ड ने गहरी सांस ली और सनस्टोन का एक टुकड़ा निकाला। कच्चा माल सनस्टोन 1 किलोग्राम। शोधन योग्य पदार्थ लाल पारा। शोधन की खपत 100 मन। शोधन करना है या नहीं? हाँ, इस तरह की चीज़ जिसमें संश्लेषण की ज़रूरत नहीं होती और सिर्फ अशुद्धियाँ निकालने की ज़रूरत होती है, उसे सचमुच चमत्कारी भट्टी से बनाया जा सकता है। रिचर्ड ने अपनी जांघ पर थपथपाया और उत्साहित हो गया। रिचर्ड लंबे समय से चमत्कारी भट्टी का इस्तेमाल कई तरह की जानकारी निकालने के लिए करता रहा था, लेकिन उसने कभी इसकी पदार्थ निकालने की क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया था। अब जब उसने लाल पारा निकालने का काम अपने हाथ में ले लिया था, तो वह चमत्कारी भट्टी की पदार्थ निकालने की क्षमता देखना चाहता था। नहीं, लेकिन रिचर्ड ने इसे जल्दबाजी में परिष्कृत नहीं किया, क्योंकि उसे अभी भी लाल पारे की विस्फोटक प्रकृति याद थी। लाल पारा विस्फोटक होता है। शोधन के बाद इसे रोशनी, धक्कों और झटकों से दूर रखना चाहिए। तुम्हें एक रंगीन कांच की बोतल खरीदनी होगी। रिचर्ड तुरंत बाजार गया और एक भूरे रंग की कांच की बोतल खरीदी। कमरे में वापस आकर रिचर्ड ने मुट्ठी भर आकार का सनस्टोन हाथ में लिया और उसे परिष्कृत करने का फैसला किया। अगले ही पल रिचर्ड को एहसास हुआ कि उसकी जादुई शक्ति एक ऐसी जगह बह रही है जिसका उसे पता नहीं चल पा रहा था। शोधन में रिचर्ड की 2/3 जादुई शक्ति खर्च हो गई, यानी एक मानसिक शक्ति 10 जादुई शक्तियों के बराबर होती है। जैसे ही जादुई शक्ति गायब हुई, रिचर्ड के हाथ में रखा सनस्टोन तुरंत भट्टी में प्रकट हो गया। सनस्टोन नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ गया और पलक झपकते ही वह सुनहरे रंग की बनावट वाले लाल तरल के गोले में बदल गया और रिचर्ड के हाथ में प्रकट हो गया। लाल पारा जादू में लिपटा हुआ था और हवा में बिना हिले डुले तैर रहा था। रिचर्ड ने अभी अभी खरीदी गई भूरे रंग की कांच की बोतल खोली और ध्यान से जादू का इस्तेमाल करके लाल पारे को बोतल में डाला। कांच की बोतल में सब कुछ डालने के बाद उसे तौलने के लिए एक बड़ा तराजू ढूंढें। इस किलोग्राम सनस्टोन से वास्तव में 50 ग्राम लाल पारा निकला। पारा, क्या ये कोई घोटाला है? रिचर्ड थोड़ा गुस्से में था, लेकिन फिर उसने सोचा। उसने लाल पारा लगभग बिना किसी नुकसान के निकालने के लिए चमत्कारी भट्टी पर भरोसा किया था। एक साधारण प्रशिक्षु निश्चित रूप से उसकी तरह लाल पारे का सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए ये समझ में आता है कि इस किलोग्राम सूर्य पत्थर से 50 ग्राम लाल पारा निकाला जा सकता है। खैर, मिशन पूरा हो गया। अगर मैं कियाओ लुओदे का शिष्य नहीं भी बनूं, तो भी 100 जादुई पत्थर बहुत बड़ी रकम है। लाल पारे को परिष्कृत करने के बाद रिचर्ड का जीवन सामान्य हो गया। रिचर्ड का जीवन केंद्रीय काली मीनार, पुस्तकालय और छात्रावास में बीता। कभी कभी वह एली के साथ भोजन करता और व्यावसायिक क्षेत्र में टहलता। जहां तक मिशन की बात है, रिचर्ड ने उसे जमा नहीं किया। शेष सूर्य पत्थर के साथ रिचर्ड के प्रयोगों के अनुसार एक औसत प्रशिक्षु के लिए लाल पारे को परिष्कृत करने में कम से कम 1 महीना लगेगा, बशर्ते सब कुछ सुचारू रूप से और बिना किसी त्रुटि के हो। अगर चीज़ें नाकाम रहीं, तो यह समय दोगुना या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। जंगल में जो पेड़ सबसे अलग खड़ा है, वह हवा से नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा रिचर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसे बाहरी मदद मिल रही है। ऐसी स्थिति में रिचर्ड को अपनी ताकत छिपानी पड़ी और काम स्वीकार करने के 3 महीने बाद उसे पूरा करने की समय सीमा तय करनी पड़ी। मिशन के अलावा रिचर्ड मंत्र के निशान उकेरने के लिए मंत्र मॉडल का आदान प्रदान करने के बजाय रक्त कीमिया के लिए सामग्री भी ढूंढ रहा है। जादूगर प्रशिक्षु बनने के 3 तत्व हैं: आत्माओं के सागर से जुड़ना, जादुई वापसी का निर्माण करना और मंत्र चिन्हों को उकेरना। मंत्र चिन्हों को उकेरने से जादूगर जल्दी से मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन एक निम्न स्तरीय प्रशिक्षु होने के नाते रिचर्ड के पास वर्तमान में बहुत कम मंत्र हैं जिन्हें वह भुना सकता है। लेकिन रक्त कीमिया अलग है। रिचर्ड ने नोटबुक से जो सूत्र निकाला था उसे ब्लैक वॉरियर कहा जाता था। पहले 3 चरण प्रशिक्षुता अवधि के दौरान पूरे किए जा सकते थे और आवश्यक रक्तरेखा दुर्लभ नहीं थी। सबसे सरल पहले चरण के लिए केवल ब्लैक आयरन बीस्ट नामक एक निम्न स्तरीय जादुई जानवर की रक्तरेखा की आवश्यकता थी। सबन के साथ युद्ध ने उसे सिखाया था कि जादू की मदद से एक शूरवीर कितना शक्तिशाली हो सकता है, और रक्त कीमिया के प्रभाव से उसका शरीर सुधर गया। रिचर्ड जानता था कि उनका वर्तमान शांतिपूर्ण जीवन केवल इसलिए था क्योंकि वे अभी अभी कॉलेज में दाखिल हुए थे और हर चीज़ से अपरिचित थे। अगर समय लंबा चलता रहा तो इन लोगों के बीच, जिनके हाथ खून से रंगे हैं, संघर्ष जरूर छिड़ेंगे। अल्पविराम। 3 महीने बाद प्रशिक्षु स्व परीक्षण कक्ष में थे। आत्मा 16.2, संविधान 10, जादू 162, रेटिंग, प्रवेश स्तर प्रशिक्षु। क्रिस्टल बॉल में प्रदर्शित आंकड़ों को देखकर रिचर्ड ने संतुष्टि से सिर हिलाया। 3 महीने के अथक ध्यान के बाद उसकी मानसिक शक्ति अंततः 16 अंकों को पार कर गई। मैं हर 3 महीने में थोड़ा थोड़ा सुधार करूंगा। इस गति से मैं 1 साल में निम्न स्तरीय प्रशिक्षु के स्तर तक पहुंच जाऊंगा।
और यह गति इस धारणा पर आधारित है कि मैं अपनी ध्यान पद्धति नहीं बदलूंगा। अगर मैं किसी मध्यवर्ती ध्यान पद्धति पर स्विच कर सकूं, तो गति और भी तेज हो जाएगी। उन्होंने अपनी शारीरिक फिटनेस पर भी ध्यान दिया। अकादमी के रिकॉर्ड के अनुसार एक नाइट स्क्वायर की शारीरिक फिटनेस 10 से 15 अंकों तक होती है। अगर यह 15 अंकों तक पहुंच जाती तो उसे औपचारिक नाइट माना जाता, और अगर यह 20 अंकों से अधिक हो जाती तो उसे वरिष्ठ नाइट माना जाता। रिचर्ड ने अब बिना किसी व्यायाम के अपनी शारीरिक फिटनेस को एक शूरवीर के स्तर तक सुधार लिया है। यह अविश्वसनीय है। अगर पड़ोस में रहने वाली एली ने भी ऐसा ही अनुभव न किया होता तो उसे शक होता कि उसका कोई महान वंश है। परीक्षण कक्ष से निकलने के बाद रिचर्ड व्यापारिक क्षेत्र में सड़क पर ठेलों वाली एक गली में आया। ये गली उन प्रशिक्षुओं द्वारा लगाए गए ठेलों से भरी है जो दुकान किराए पर नहीं ले सकते। रिचर्ड के यहाँ आने का कोई खास कारण नहीं था, बस इसलिए कि यहाँ चीज़ें सस्ती थीं और सस्ते दामों पर मिल जाती थीं। रिचर्ड ने इधर उधर देखा और आखिरकार उसे वह मिल गया जिसकी उसे ज़रूरत थी। दोस्त, ये पंजा कितने का है? रिचर्ड ठेले के सामने उकड़ूं बैठा और एक पंजे को देखा जिस पर कुछ काले शल्क थे। कई दिनों तक देखने के बाद आखिरकार मुझे कोई काला लोहे का जानवर बेचने वाला मिल गया। ठेले वाले ने रिचर्ड को देखा। उसने बिल्कुल नया जादूगर का चोगा पहना हुआ था और उसका चेहरा जवान था। वह एक नए प्रशिक्षु जैसा लग रहा था। वह उससे बहुत पैसा कमाने वाला था। 500 कॉलेज के सिक्के। स्टॉल वाले ने कीमत बताई। जब यह चीज़ इतनी खराब हालत में है तो इसके लिए 5 जादुई पत्थर मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रिचर्ड ने आश्चर्य से पंजे की ओर इशारा किया और जोर से कहा, इस चीज़ की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 200 अकादमी के सिक्के हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 200। रिचर्ड का प्रस्ताव सुनते ही बॉस लगभग उछल पड़ा। वह फ़ायदा उठाने के लिए था, न कि उसका फ़ायदा उठाने के लिए। तुम लूट क्यों नहीं लेते? क्या तुम्हें पता है कि इस काले लोहे के जानवर को मारना कितना मुश्किल है? इसकी कीमत कम से कम 4 जादुई पत्थर हैं। 4 जादुई पत्थर। तुम जाकर इन्हें लूट क्यों नहीं लेते? रिचर्ड ने पंजों की खामियों की ओर इशारा करते हुए और चिल्लाते हुए तर्क दिया, तुम्हारे पंजे टूट गए हैं और तुम्हारी खाल पर लगे आधे धातु के शल्क गायब हो गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 250, इससे ज़्यादा नहीं। 350, ये सबसे कम कीमत है। 300, अगर ज़्यादा हुआ तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। रिचर्ड की बात खत्म होने के बाद उसने जाने का इशारा किया, लेकिन रिचर्ड का दृढ़ रवैया देखकर बॉस ने दांत पीस लिए और रिचर्ड की कीमत मान ली। वह 3 दिनों से इस पंजे को नुमाइश में लगा रहा है। अगर वह इसे नहीं बेचेगा तो ये सड़ जाएगा और उसके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। स्टॉल मालिक के दांत पीसते हुए भाव को देखकर रिचर्ड मुस्कुराया, 3 जादुई पत्थर नीचे फेंके, अपना सामान उठाया और आराम से चला गया। काले लोहे के जानवर का पंजा पकड़े रिचर्ड एक छोटी सी धुन गुनगुनाते हुए छात्रावास में लौट आया। हालांकि इस काले लोहे के जानवर के पंजे घटिया क्वालिटी के हैं, फिर भी इन्हें कीमिया सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रिचर्ड ने ये चीज़ कोई प्रॉप बनाने के लिए नहीं खरीदी थी। इस काले लोहे के जानवर के पंजों से मैं नोट्स में रक्त कीमिया का पहला भाग पूरा कर सकता हूँ।